अस्सलामुअलैकुम, सुबह खैर। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं, मज़े में हैं, एंजॉय कर रहे हैं। अच्छा जनाब, आज मैंने सोचा कि शो के आगाज़ में ही आपके साथ में एक ज़बरदस्त सी टिप शेयर करती हूँ। वो इसलिए कि मैं गई थी कल मार्केट, और जब मैं कल मार्केट गई तो मुझे लगा कि वहाँ पर तो बहुत ज़्यादा प्राइस हाई हो चुके हैं, क्योंकि विंटर सीज़न जो है वो बस आने को है और सर्दियाँ आने के लिए तैयार हैं। लेकिन उससे पहले ही जो है वो मॉइस्चराइज़र की, लोशन की जो कीमतें हैं वो आसमानों पर पहुँच गई हैं। और मुझे लगा कि जो लोग अब शॉपिंग करेंगे, मॉइस्चराइज़र लेंगे, लोशन लेंगे, बॉडी वॉश लेंगे या बहुत सारी चीज़ें लेंगे, तो डेफ़िनेटली वो सर्दियों को मद्देनज़र रखते हुए अपनी शॉपिंग करते हैं कि उनकी स्किन जो है वो ड्राई होती है। तो कुछ लोग जो है वो उसी तरह से जेल लेते हैं, एलोवेरा लेते हैं या महंगे महंगे लोशन लेते हैं। और अच्छे महंगे जो लोशन हैं जो कि आपको बैक्टीरिया से भी बचाते हैं, इन्फेक्शन से भी बचाते हैं, स्किन की ड्राइनेस से भी रोकते हैं, वो तकरीबन जो है वो 3000, 4000 और 5000 तक के हैं। और बॉटल की जो उसके अंदर क्वांटिटी होती है वो थोड़ी सी होती है। तो मुझे लगा कि मैं आपके साथ में ये टिप शेयर करती हूँ कि ये जो सीरम्स हैं या ये जो क्रीम्स हैं या ये जो जेल हैं या बॉडी लोशन है, अगर बॉडी लोशन 3 से 4000 का इतनी सी बॉटल में ख़रीदना है तो उससे बेहतर ये है कि हम घर में बना लेते हैं। तो मैं आज आपके साथ में शेयर करती हूँ कि आप अपने घर में ही अपनी मॉइस्चराइज़र क्रीम जो है वो बना सकते हैं। आपने करना ये है कि एक जार लेना है और जार में आपने एलोवेरा रखना है। एलोवेरा आपने लेने के बाद कोई भी जो आपको, अगर एलोवेरा बिल्कुल ऑर्गेनिक फॉर्म में अगर आपके घर में कोई पौधा लगा हुआ है तो वहाँ से निकाल लें, फिर आप उसको मैश करके मिक्स कर लें। लेकिन अगर आप वैसे कोई लेके आते हैं तो आपने लेना है एलोवेरा। घर में मॉइस्चराइज़र बनाने का ये तरीका है। और फिर आपने क्या करना है कि उसमें मिलाना है थोड़ा सा शहद, ग्लिसरीन मिलानी है आपने उसमें, और इसके अलावा आपने उसमें लेमन जूस मिलाना है और अच्छी तरीके से उसको मिक्स करके आपने रख लेना है। 2 से 3 दिन आप फ्रिज में उसको रख सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि वो बहुत ज़्यादा सॉलिड फॉर्म में है तो आप उसमें जो है वो गुलाब का अर्क यानी जो रोज़ वाटर है वो भी स्प्रिंकल कर सकते हैं। और कम से कम 1 हफ़्ते तक आप ये ज़बरदस्त अपनी जो मॉइस्चराइज़र है इसको आप चला सकते हैं। शहद का इस्तेमाल वो लोग करें जिनको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ड्राइनेस है, वरना क्या होता है कि उसकी जो सॉलिड फॉर्म है ना वो ज़्यादा हो जाती है और फिर वो मॉइस्चराइज़र उस तरह से लग नहीं पाता। तो एलोवेरा लें, ग्लिसरीन लें, इसके साथ साथ लेमन जूस लें और 1 हफ़्ते तक अपना मॉइस्चराइज़र, अपनी क्रीम जो है वो घर में बनाएं। आगे बढ़ते हैं और साथ साथ शेयर करते हैं कि मौसम कैसा है। मौसम जो है शहर कायद का वो मैं आपके साथ में शेयर कर लेती हूँ कि मौसम जो है वो इस तरह है कि शहर कायद में मौसम गर्म है, मरतूब है। और जनाब क्या हालात हैं, रात गए शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश भी हुई। नॉर्थ कराची में भी जो है वो 15-20 मिनट बारिश हुई थी और उसके बाद फिर बारिश कहीं गायब हो गई। और फिर उसके बाद क्या हुआ जनाब, सफूरा, स्कीम 33, बफर जोन, शार फैसल में बारिश हुई। फिर इसके अलावा क्या है जी, कम से कम दर्ज हरारत 26 से 28 डिग्री तक रहने का जो है वो इम्कान ज़ाहिर किया गया है। अच्छा जी, अब आगे आ जाते हैं और जान लेते हैं कि दिन भर जो मौसम है वो आज कैसा रहेगा। तो दिन भर का मौसम जो है, 11 बजे मौसम कैसा रहेगा, 12 बजे मौसम कैसा रहेगा, 1 बजे मौसम कैसा रहेगा, थोड़ी सी देर में आपके साथ में शेयर करते हैं ताकि आपको पता चल जाए कि आपने कहीं जाना है तो आप अपना स्केजुअल जो है बना लें। अच्छा, 11 बजे 33 सेंटीग्रेड रहेगा, 12 बजे भी 33 सेंटीग्रेड रहेगा, 1 बजे 34 सेंटीग्रेड रहेगा और फिर उसके बाद 2 बजे हो जाएगा ये 35 सेंटीग्रेड। तो कराची के मौसम के हवाले से हमने आपको अपडेट किया। अब आगे बढ़ते और जल्दी से आपको बताते हैं कि एजुकेशन सेक्टर में क्या हो रहा है, क्या कर रहे हैं वो तमाम तर लोग जो कि इस सिचुएशन को हैंडल कर रहे होते हैं। तो बोर्ड से इल्हाक शुदा स्कूलों की तजदीद और नए स्कूलों के इल्हाक के लिए ज़रूरी खबर ये है कि बोर्ड ऑफिस ने फॉर्म जमा कराने की तारीख में दूसरी बार तौसी कर दी है। स्टूडेंट्स बी रेडी। अच्छा जी, अक्टूबर तक बगैर लेट फीस के तौसी कर दी गई है और जो ये स्कूल्स हैं इनको सहूलत फराम करने के लिए तौसी की जा रही है। अच्छा, जो स्कूल्स हैं उन्होंने अभी तक अपने दरख्वास्त फॉर्म जो हैं वो जमा नहीं कराए हैं, वो अपने फॉर्म जमा करा दें जो भी हैं। इसके अलावा तारीख गुजरने के बाद बगैर लेट फीस की वसूली की तारीख में तौसी नहीं की जाएगी। तो बी एक्टिव, पहली फुर्सत में जाएँ और अगर आप करंट सिचुएशन के लिए एलिजिबल हैं तो जाएं और अपना फॉर्म जमा करा दें। अच्छा, जो अहम समातें हैं वो क्या हैं? आज सिंध हाई कोर्ट में अहम समातें हैं और अहम केसेस की समात में क्या कुछ हो रहा है जी। आइनी बेंच और रेगुलर बेंच के रूबरू अहम केसेस की जो समात है वो मुकर्रर है। लापता अफराद, गैर कानूनी तामीरात और इसके अलावा तजावुज़ात से मुतालिक जो है ये समातें हैं। लापता अफराद की बाजियाबी से मुतालिक भी समात होगी। अच्छा, आगे बढ़ते हैं और अभी आपको बताते हैं कि गोल्ड के प्राइस क्या हैं। आलमी मार्केट में जो सोना है वो हो गया है महंगा। अच्छा जी, सोना हो गया है $21 महंगा और $21 महंगा होकर $3,886 फ़ी औंस पर पहुंच गया है सोना।
और अब जो लोग चाहते हैं कि वो सोना बेच दें तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम। इसके अलावा 1 तोला सोना 2100 रुपये महंगा होकर 4,09,878 रुपये का हो गया और 10 ग्राम सोना 1,801 रुपये महंगा होकर 3,51,404 रुपये का हो गया और 1 तोला चांदी 57 रुपये महंगी होकर 4,896 रुपये पर आ गई है जनाब। तो ये है सिचुएशन जो मैंने आपके साथ में शेयर की और मैं सोच रही हूँ कि साथ के साथ ही जो है ना वो आपके साथ में शेयर कर लिए जाए वेजिटेबल के प्राइस के। वेजिटेबल के प्राइस क्या हैं, क्योंकि आप लोगों को ग्रॉसरी करने जाना होगा और फिर मैंने सोचा कि आप पहले ये पता कर लें कि स्टैटिक प्राइस क्या है ताकि आपको हो जाए आसानी। तो बस थोड़ी सी देर में हमारी स्क्रीन पर होंगे वेजिटेबल प्राइस। टमाटर आ गए जी, टमाटर है 220 पे। इसके बाद क्या है हमारे पास, इसके बाद है आलू 69 पे। फिर हमारे पास क्या है, फिर हमारे पास है जी लहसुन 229 पे। फिर क्या है हमारे पास है अदरक 391 पे। फिर हमारे पास है गाजर जो कि है 70 पे। इसके बाद हमारे पास है तुरई जो कि है 50 पे। फिर हमारे पास है जनाब लौकी जो है वो 69 है। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास फूल गोभी आ गई है। फूल गोभी कौन खाता है, 115 पर है, मुझे ज़रूर कॉल करके बताइएगा, मैं हमेशा पूछती हूँ। खीरा जो है वो 69 पर है, आँखों के लिए बेहतरीन, हल्कों के लिए बेहतरीन। और भिंडी जो है वो 127 पर है। और इसके अलावा जनाब क्या है हमारे पास, प्याज जो है वो 81 पर है। और फिर क्या है, और इसके बाद है आपकी होस्ट सबा शेख और उनके साथ मौजूद हैं सीनियर करस्पॉन्डेंट मेराज भाई। उनको शो में करते हैं वेलकम। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप, ठीक ठाक हैं? वालेकुम सलाम, वेरी गुड मॉर्निंग, अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। मेराज भाई ये बताएं, आज ट्रैफिक जैम मिला आपको? नहीं, ऐसे कोई ख़ास ट्रैफिक जाम नहीं था। अच्छा, नॉर्मल था ट्रैफिक। अच्छा, लेकिन एक चीज़ आपने नोट की होगी, क्या? आजकल आपको पुलिस वाले जैसे जगह जगह पर नहीं खड़े होते थे 4-4, 5-5, हाँ। तो वो नज़र नहीं आ रहे हैं। सही, किसी सिग्नल को अगर कवर कर रहे हैं या ट्रैफिक को बहाल कर रहे हैं तो ठीक है, लेकिन अब वो जो एक रूटीन में बना होता था ना, ये रोक रोक के सबको चालान कर रहे होते थे, हाँ। तो वो नहीं हो रहा है। ये कम से कम 4-5 दिन हो गए इस बात को, जब से ये यकम अक्टूबर से। चले जी, मेराज भाई की इस बात को कंटिन्यू करते, लेकिन यहाँ वक्त एक ब्रेक का, हमारे साथ रहे। वेलकम बैक। तो जल्दी से जो है वो आपके साथ में करेंसी रेट शेयर कर लेते हैं, वरना फिर आप जो है वो मुझे लिंक्डइन पे टैग कर देंगे कि आज आपने करेंसी रेट्स नहीं बताए। तो हेयर वी गो, आपके साथ में शेयर करते करेंसी रेट्स। और जनाब ये ऑस्ट्रेलियन डॉलर जो हैं ये आ गए हैं 190 पर, कैनेडियन डॉलर जो हैं ये आ गए हैं 212 पर। इसके अलावा यूरो जो हैं ये आ गए हैं 335 पर। फिर कुवैती दिनार जो हैं वो आ गए हैं 922 पर। आगे बढ़ते हैं और फिर क्या है हमारे पास आ गए हैं यूके पाउंड 383। फिर हमारे पास आ गया सऊदी रियाल जो कि 75, स्विस फ्रैंक जो है वो 353 और यूएस डॉलर जो है वो है 282 पर जनाब। तो ये तो हो गए जी करेंसी रेट्स। अच्छा जी, अब एक और ख़बर, एक अहम खबर जो आपके साथ में मैं शेयर करती हूँ और ये खबर कुछ इस तरीके से है। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ जो हैं वो मलेशिया के 2 रोज़ा दौरे पर कोलालमपुर जो हैं वो पहुँच गए हैं और जहाँ पर उनकी काफ़ी ज़्यादा मसरूफियात भी रहेंगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ मलेशिया के वज़ीर-ए-आज़म जो हैं उनसे उनकी दावत पर सरकारी दौरे पर कोलालमपुर पहुंच गए हैं और ये उस टाइम के मनाजिर हैं जब वो वहाँ पर पहुंचे थे और उनकी इस्तकबाल किया गया था। अच्छा, प्राइम मिनिस्टर का इस्तकबाल मलेशिया की वज़ीर इत्तलात ने किया और इस मौके पर मलेशिया में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर एहसन रज़ा शाह और सफारती अमला भी मौजूद था। अच्छा जी, इसी पर बात करते हैं। मेराज भाई हमारे साथ मौजूद हैं। मेराज भाई कैसे देख रहे हैं आप इस दौरे को? देखिए जी, गुज़िश्ता कुछ माह से जो है माशाल्लाह से, एक तो वो जब पाक भारत वाला मामला हुआ था उसके बाद से हमने एक बात तो नोट की है कि दुनिया भर में पाकिस्तान की जो वैल्यू में इज़्ज़त में इजाफा हुआ है। और उसके बाद इससे पहले भी काफ़ी दौरे कर चुके, चाइना का भी शायद दौरा हुआ है कुछ अर्से पहले, अब मलेशिया का दौरा है। तो बेहतरी की जानिब सूरत जा रही है, हालात कुछ बेहतरी की जानिब जा रहे हैं। जाहिर सी बात है वहाँ भी कोई अगर उनसे बातचीत होगी तो कोई नए इक़्तिसादी मामलात भी ज़ेर गौर आएंगे, कुछ कारोबार खुलेगा। जब कारोबार खुलेगा तो कुछ पाकिस्तान को उससे फ़ायदा ही होना है। हाँ। तो भाई मैं तो इस हिसाब से इसको देखता हूँ कि बहुत अच्छी बात है और इस तरह के जो दौरे हैं वो होने भी चाहिए और आपस में जो हमारे ताल्लुकात हैं मुल्की हाँ। उसमें भी इसमें काफ़ी बेहतरी आती है आनी चाहिए। सही। तो और ये ख़ासतौर पर इनकी एक्टिविटीज़ कुछ ज़्यादा हैं माशाल्लाह। हमने देखा कि भाई अभी इस वक्त जो वज़ीर-ए-आज़म है हमारे शहबाज शरीफ, ये काफ़ी एक्टिव नज़र आ रहे हैं हमें। हाँ। तो अब ये है कि इसका फ़ायदा भी होना चाहिए, इसका फ़ायदा मुल्क को भी होना चाहिए और मुल्क के आवाम को भी होना चाहिए, क्योंकि अमूमन हम ये देखते हैं कि ठीक है कई MOU साइन हो जाते हैं और
कई चीज़ें जो है हम देख रहे होते हैं ना खबरों में कि भाई इससे ये राब्ता हो गया, इस मुल्क से अब हमारा ये होगा और फिर हम यहाँ से इतना माल भेजेंगे उनको, वहाँ से इतना माल आएगा यहाँ पर, तो कारोबार बढ़ेगा। ये सब चीज़ें हम सुनते रहते हैं ख़बरों में, लेकिन इसका जो असर है ना वो आवाम पर नज़र आना चाहिए। जो आवाम हमारी या हम समेत जो लोग हैं उनकी ज़ात पर इसका कोई फ़र्क वैसे ऐसे पड़ता नहीं है अमूमन, हमने तो यही देखा है। लेकिन चले, बेहतरी की सूरत हाल है तो उसको अच्छा ही कहा जाना चाहिए। चलिए जी, बेहतरी की सूरत हाल है तो उस सूरत हाल को अच्छा ही कहा जाना चाहिए। और जिस तरह से इंडिया कहता था कि पाकिस्तान जो है वो आइसोलेट हो गया है, तो अब कुछ ऐसा हुआ है कि इंडिया आइसोलेशन की तरफ जा रहा है। वैसे इंडिया के जो मामलात हैं वो तो तमाम कंट्रीज़ के साथ ही जो है वो उस तरह से नहीं है जिस तरह से वो प्रेजेंट करते हैं। इनफैक्ट अमेरिका के साथ जो है उनके जो बहुत सारे ऐसे चीज़ें थी वो ख़राब हुई हैं, जिसको हम कह सकते हैं कि उनके कुछ ट्रेड के मामलात थे, कुछ टैक्स के मामलात थे, या दीगर उनकी जो डेवलपमेंट थी उसमें बहुत ज़्यादा जो है वो सुस्त रवि का शिकार हुआ है इंडिया विद अमेरिका। हमें ज्वाइन किया है हमारी सीनियर करस्पॉन्डेंट आजिज़ भाई ने, उनको वेलकम करते शो में। अस्सलाम वालेकुम आजिज़ भाई, वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं आजिज़ भाई? प्राइम मिनिस्टर मलेशिया के दौरे पर हैं, तो कैसे देख रहे हैं आप इस दौरे को? वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के मुसलसल दौरे चल रहे हैं, सदर ममलिकत के दौरे भी चल रहे हैं। हाँ। आपने देखा कि सदर ममलिकत चाइना गए पूरे वफ़द के साथ। हाँ। उसके बाद शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म जो है वो कई ममालिक अभी आप बता रहे हैं, जैसे मलेशिया, उससे कबल अमेरिका, उससे कबल UN, उससे कबल दीगर ममालिक में। और मैं समझ रहा हूँ कि इन दौरों का बड़ा पॉजिटिव रिज़ल्ट भी आ रहा है। रिज़ल्ट ऐसे आ रहा है, तो आपने कहा ना इंडिया तो मई से लेके अभी तक आइसोलेशन में है। अभी तक मई में जो उसके तैयारे गिरे जी, उससे लेके आज तक इंडिया उस आइसोलेशन से निकल नहीं सका है। हाँ। चाहे वो बज़ाहिर कुछ भी शो करते हों, हाँ। क्रिकेट में आके अपने ड्रामेबाजियाँ करते हों, ट्रॉफ़ी नहीं लेंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, इस तरह की बातें बेशक करते रहें, लेकिन जंगी सूरत हाल में और दुनिया लेवल पे जो दुनिया लेवल की जो पॉलिटिक्स है उसमें इंडिया आइसोलेशन का शिकार है। अमेरिका उसके साथ नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप मुसलसल इंडिया पे हिट करते रहते हैं, आप देखें। हाँ। अक़वाम मुत्तहिदा में हमारे मुल्क को बड़ी पजीराई मिली है। चाइना तो वैसे ही हमारे साथ है, हमारा बहुत गहरा पुराना दोस्त है। तो अब मलेशिया और इस तरह दीगर ममालिक में पाकिस्तान की आप वैल्यू देखें कि ये जो समूद फ्लोटिया का इशू हुआ था, जो तमाम मुल्कों से ग्लोबल था, ग्लोबल इसका नाम था, ग्लोबल समूद फ्लोटिया, पूरी दुनिया से जिसमें लोग गए थे। लेकिन पाकिस्तान का जो सफारती उसमें पूरा था अमेरिका के साथ, उसमें उनको रिहाई मिली है इसराइल से। हालांकि दूसरे मुल्कों के लोग भी उसमें शामिल थे, बहुत सारे मुल्कों के लोग शामिल थे, लेकिन जो सफारती जो इनिशिएटिव था वो पाकिस्तान का था कि हमारे लोगों को, हालांकि पाकिस्तान के 2 लोग थे सिर्फ, बाकी दीगर मुल्कों के लोग थे, लेकिन पाकिस्तान ने ये इनिशिएटिव लिया कि ये गलत है, इसराइल जो कुछ कर रहा है ये इसराइल को आगे चल के इसराइल के लिए मसला होगा। और डोनाल्ड ट्रंप जो इसराइल के लिए फार्मूला दे रहे हैं, किसी हद तक पाकिस्तान उसके करीब है, अभी भी बाकायदा हिमायत नहीं की है पाकिस्तान ने, लेकिन ट्रंप ने देखा कि ये अब पाकिस्तान भी दूर हो जाएगा इसराइल को तस्लीम करने से, लिहाजा उसने फौरी तौर पे इसराइल को इस चीज़ का पाबंद किया कि ये जो शिप के लोग गिरफ्तार किए गए उनको फौरी छोड़ा जाए, और छोड़ दिया गया। तो ये सारी बातें साबित करती हैं कि इंटरनेशनली हमारी वैल्यू बढ़ रही है, हमारी वैल्यू बढ़ चुकी है निस्बतन इंडिया के। लेकिन अब इसमें एक अहम बात है, जो अमन नोबेल प्राइज़ लेना चाह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब, उसका मिशन है और वो चाहता है कि इसराइल के जंग को वो ख़त्म करवाए। यानी ये सब, और पाकिस्तान भी यही चाहता है, पाकिस्तान भी ये चाहता है गज़ा पे जो इसराइल का जुल्म व जबर है, गज़ा पे जो इसराइल का कब्ज़ा है, पाकिस्तान भी ये चाहता है कि ये ख़त्म हो। अब डोनाल्ड ट्रंप तो इस हद तक कहते हैं कि हमास भी इस मुआहदे को तस्लीम करने के लिए तैयार है, हालांकि हमास का बाकायदा अभी तक कोई ऐसा ऐलान नहीं आया। लेकिन इस पूरे फिनोमेना में अगर बात करें तो पाकिस्तान इस वक्त बिल्कुल टॉप पर है। इंटरनेशनली उसकी बहुत वैल्यू है, इंटरनेशनली पाकिस्तान की जो है वो बहुत ज़्यादा वैल्यू है। अच्छा मेराज भाई, जिस तरह से अभी आजिज़ भाई ये कह रहे हैं कि इंटरनेशनली जो है बहुत वैल्यू हो गई है पाकिस्तान की, और इंडिया हमें चाहता था कि आइसोलेट करें, लेकिन इंडिया खुद इस वक्त आइसोलेशन में है। अभी जो करंट इंडिया में सिचुएशन है वो इस तरह की सिचुएशन है, आवाम है वो ये कहती है कि भाई हमारा जो उनको शिकस्त हुई है, यानी जंग में जो पाकिस्तान ने इंडिया को शिकस्त दी है, उसके बाद जो उनकी आवाम है उनका स्टांस ये है, वो ये कहते हैं कि भाई हमारा तो ऑपरेशन अभी तक ख़त्म नहीं हुआ, हमारा जो ऑपरेशन
सिंदूर है वो तो अभी तक जारी है, क्योंकि वो ज़ाहिर है उनका वो एग्रेशन निकल नहीं पा रहा। अब वो किस तरीके से उसको ख़त्म करें, तो क्या होता है कि प्रेशर बिल्ट होता है और उसी तरीके से बीजेपी हो जाए या आरएसएस हो जाए, उन्होंने पाकिस्तान को तो वो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन वहाँ पर जो अंदर मुसलमान रह रहे हैं उनके ऊपर जुल्म सितम बढ़ा दिए, उनके ऊपर जो है ना वो अपने ग्रजेस निकालना शुरू कर दिए। उस सिचुएशन को आप कैसे देख रहे हैं कि वहाँ का जो मुसलमान है, जो इंडिया में रहने वाला मुसलमान है, वो कितनी मुश्किल में है? देखें भाई, एक बात तो यह है कि सारी दुनिया ने देख लिया कि कामयाबी तो हमें ही मिली है, पाकिस्तान हाँ, को मिली है, obviously, हाँ। ठीक है ना। अच्छा, शिकस्त को कबूल करना चाहिए। अगर देखें, अगर कोई मुकाबला होता तो जाहिर सी बात है उसमें एक हरीफ जीतता है, दूसरा हारता ही है। लेकिन जो शिकस्त को कबूल करता है और आगे अपने लिए फिर अच्छी राहें हमवार करता है, तो वो तो फिर सेटल हो जाता है। लेकिन अगर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि शिकस्त को बिल्कुल कबूल नहीं कर पाते, तो यही हाल इंडिया का भी है और इंडिया के लोगों का भी है कि वो उस चीज़ को कबूल नहीं कर पा रहे कि भाई ये हो क्या गया हमारे साथ। मतलब एक टाइम था कि वो लोग इतना पावर में थे और मतलब उनके अंदर की एक वो थी ना कि भाई हमें तो कोई कुछ कह ही नहीं सकता, कुछ कर ही नहीं सकता हमारे साथ। लेकिन जब उनके साथ ऐसा हो गया तो वो पहले तो खुद ही पजल हो गए ना कि ये हुआ क्या है। लेकिन आज तक उन्होंने इस पूरे मामले को, तैयारों वाले मामले को क्लियरली डिक्लेयर नहीं किया कि भाई क्या हुआ है। हमेशा आए बाएं शाएं, इस तरह की बात होती है। अच्छा, पब्लिक का इशू यह है कि पब्लिक भी जाहिर सी बात है, पब्लिक सबसे पहले नाराज़ हुई अपनी हुकूमत से इंडिया में कि भाई ये आप तो इतने बड़े बड़े दावे करते थे कि हम तो पाकिस्तान तो कुछ भी नहीं है, तरने वाला है हमारे लिए, तो ये क्या हो गया। अच्छा, पहले तो उसको सेटल करने में बड़ा टाइम लगा उनको। अब उसके बाद जो वहाँ की जो इंतहा पसंद तंजीमें हैं, उनका काम शुरू से ही यही है कि वो लोगों को भड़काएं और किसी न किसी तरह मुसलमानों को जो वहाँ पर मुकीम है उनको तंग करना शुरू कर दें। हमने पीछे माजी में भी ये देखा है कि जब भी कुछ इस तरह के मामला होते हैं तो वो अपने जैसे हमारे मेहमानों को हम तंग करना शुरू कर दें, या अपने पाकिस्तान में रहने वाले लोगों को। आप हमारे पाकिस्तान में देखें, हमारे यहाँ पाकिस्तान में जो हिंदू बिरादरी है वो कितनी मौज में। सही, बिल्कुल बिल्कुल। अभी हाँ, अभी उनका कुछ फेस्टिवल भी चल रहा था, आई गेस होली आजिज़ भाई, कोई फेस्टिवल भी चल रहा था ना इनका। हाँ, चले अभी उस बारे में पूछते हैं। उनकी होली हो, दिवाली हो, नवरात्रि हो, उनके जितने भी त्यौहार आते हैं उसको बाकायदा सेलिब्रेट करने की उनको मुकम्मल आज़ादी होती है। और साथ साथ हमारे हुक्मरान जाके उनसे मिलते हैं कि नहीं जी हम आपके साथ हैं, क्योंकि सुन्नत भी है ये कि भाई हम लोग जिस मुल्क में रहते हैं वहाँ तमाम मज़ाहिब के लोग जो हैं, हमें उनकी इज्जत भी करनी है। तो अब ये बात बड़ी अफसोसनाक और शर्मनाक है कि आप जो इंडिया में मुकीम मुसलमान हैं, भले वहाँ बरसों से रह रहे हैं, सब कुछ है, आप उनको तंग करना क्यों शुरू कर देते हैं। हाँ, यही ना कि उनको तंग करना क्यों शुरू कर देते हैं। आप अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालें ना, आप आज बॉर्डर पर निकालें, दूसरे बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं वहाँ पर आके निकालें। मसला सारा ये है कि जब आजिज़ भाई, उन लोगों का मसला सारा ये है कि एक तो वैसे ही मुसलमान डोमिनेट करते हैं वहाँ पे, कल्चर वाइज भी हर तरीके से। दूसरा उनका इशू ये है कि वो ये एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है कि जो मुस्लिम है वो वहाँ पर क्यों खुशी से रह रहे हैं, वो वहाँ पर क्यों जो है वो अपनी जितनी भी मज़हबी रसूमात हैं वो क्यों खुल के अदा कर रहे हैं। तो एक तो प्रॉब्लम ये। फिर दूसरा उनका एक इशू, सबसे बड़ा जो उनका इशू है वो इशू उनका ये है कि उनको बेसिकली पाकिस्तान से, उनको बेसिकली मुसलमानों से प्रॉब्लम है, इंडिया को सारा प्रॉब्लम उनका ये, और ये ग्रजेस उनके निकलते नहीं है। अभी यहाँ पर रिसेंटली जो ये हिंदू बिरादरी है, इनका एक त्यौहार भी आया, हमने देखा कि कितने ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने यहाँ पर सेलिब्रेट किया। देखिए, मोदी की जो पूरी सियासत है ना, वो पूरी सियासत ही इंतहा परस्ती पे डिपेंड करती है। वो और मुसलमान दुश्मनी, इंतहा परस्ती और मुस्लिम दुश्मनी उसकी पूरी सियासत का महवर है। वो वहाँ जितने भी हिंदू इंतहा पसंद तंजीमें हैं उन सबको पजीराई मिलती है। वो इंतहा पसंद तंजीमें वहाँ के मुसलमानों को तंग करती हैं और उनको बैकअप है हुकूमत का। जब हमारे यहाँ अभी महराज भाई बता रहे, हमारे यहाँ बाकायदा अक़लियतों की मिनिस्ट्री है, अक़लियतों का डिपार्टमेंट है। सुबह से इनकी अगर मैं बात करूं, मिनिस्टर है, डिपार्टमेंट है, अक़लियतों को बाकायदा छुट्टियां मिलती हैं। जब उनके त्यौहार होते हैं उस दिन आम छुट्टी होती है अक़लियतों की, और उस त्यौहार के दिनों में उनको तो अक़लियती जितने भी सरकारी मुलाजिमीन होते हैं उनको एडवांस तनख्वाह मिलती है। ये हमारे यहाँ ये होता है। यानी हम, अच्छा, हमारे लीडर्स जी, बिलावल भुट्टो हों, चाहे शहबाज शरीफ हों, चाहे लोकल लेवल के लीडर हों,
वो हिंदुओं के जो मजहबी त्यौहार होते हैं उनमें शरीक होते हैं। बाकायदा आपने देखा होगा 2-4 साल पहले बिलावल भुट्टो को बाकायदा एक पग बांधी गई थी मिट्टी में, एक होली की त्यौहार में वो शरीक हुए थे। इस तरह होली है, दिवाली है, नवरात्रि, अब जो आप बता रही हैं 2 दिन पहले मेरे ख्याल में नवरात्रि है। जी हाँ, तो उसमें भी पूरे अगर मैं सुबह सिंध की बात करूं तो पूरे मिट्टी में, बाकायदा मिट्टी में, तो आपको हैरतनाक बात बताऊं, अच्छा, मिट्टी में, कश्मीर में और कोई 1-2 और जगह भी है, वहाँ जब होली और दिवाली के त्यौहार के जो दिन होते हैं, जो सेलिब्रेशन होती है, उसमें मुसलमानों की बहुत बड़ी तादाद शरीक होती है। अच्छा जी, मिट्टी में चूंकि होली या दिवाली हज़ारों की तादाद में लोग ओपन प्लेस पे मना रहे होते हैं, तो उनमें मुसलमान बाकायदा शरीक होते हैं। इसी तरह कश्मीर कंदकोट में भी ऐसा ही होता है कि बाकायदा हज़ारों की तादाद में मुस्लिम्स वहाँ के लोकल शरीक होते हैं। तो इससे ज़्यादा, और दूसरी बात कि सूफिया जो हमारे हैं, हमारे सूफिया ने मजहबी मतभेद के खिलाफ हमेशा मैसेज दिया, और उसने हमेशा यही, कुरान पाक भी तो यही, कुरान पाक में भी यही है ना, आपका मजहब आपके साथ, मेरा मजहब मेरे साथ, तो यही पैगाम है हमारे यहाँ। जितने हजरत शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई का कलाम हो, सच्चल सरमस्त का कलाम हो, या इस खित्ते में बाबा बुल्ले शाह का कलाम हो, उन सबको आप देख लें, उसमें उन्होंने मजहबी मतभेद को नहीं छेड़ा है। उसने यही कहा है कि भाई आपका मज़हब आपके साथ, मेरा मज़हब मेरे साथ, यही बेसिक इस्लाम का फ़लसफ़ा है। हम तो ये सोच रहे हैं वहाँ, लेकिन वहाँ ये सोच नहीं है। वहाँ सिर्फ़ और सिर्फ मुस्लिम दुश्मनी है। किसी मुसलमान अदाकार है, अगर नामवर है, लाखों उसके चाहने वाले हैं, तो उसको हिट करना है। कोई मुसलमान खिलाड़ी है, अगर लाखों उसके चाहने वाले हैं, तो उसको हिट करना है। कोई सेलिब्रेशन है, कोई राइटर है, कोई अदीब है, कोई दानिश्वर है, इवन कोई पॉलिटिशियन है वहाँ पे अगर मुस्लिम है, तो उसको हिट करना है, वो उनका टारगेट है। बिल्कुल, ये उनका एजेंडा भी है, और यही सारी जो है ना उनकी पूरी कैंपेनिंग भी है। और अब तो इस हवाले से उन्होंने कई यूट्यूबर्स भी जो है ना वो फेक किस्म के वहाँ पर बिठा दिए हैं इंडिया में, और कई ऐसे फेक पर्सनालिटीज़ को वो बहुत ज़्यादा बीजेपी जो है वो आगे लेके आ रही है, जो कि मुसलमान मुखालिफ बातें करते हैं या फिर इस्लाम के हवाले से बातें करते हैं, और बीजेपी का ये एजेंडा जो है ये जारी और सारी है। अच्छा जी, यहाँ पर वक्त है ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो फिर एक और टॉप स्टोरी पर डिस्कशन करेंगे। वेलकम बैक। और अब कुछ बात कर लेते हैं हम कि कराची के मुख्तलिफ इलाकों में अचानक से जो है वो बारिश शुरू हो गई। अच्छा जी, अब कराची के जो ये एरियाज़ थे जहाँ पर अचानक से बारिश शुरू हो गई, जैसे मेरे एरिया में 5-10 मिनट बारिश हुई और उसके बाद ख़त्म हो गई बारिश। मुझे अफसोस भी हुआ, लेकिन फिर मैंने ये सोचा कि अगर ये बारिश ज़्यादा हो जाती तो फिर ज़्यादा पानी आ जाता और फिर प्रॉब्लम हो जाती। अच्छा, फिर औरंगी टाउन, गुलशन इकबाल, मौसमियात, अंजोली समेत मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो बादल बरसने के बाद फाइनली अच्छी बात ये हुई कि जो गर्मी का ज़ोर था वो टूट गया और जो हब्स की सी कैफियत थी वो ख़त्म हो गई। अच्छा जी, शहर कैद के मुख्तलिफ इलाकों में अचानक बारिश के बाद गर्मी का ज़ोर टूटा। अब इसकी जो ओवरऑल मतलब रात को अचानक से बादल बरसे, फिर इस हवाले से जो मौसमियाती माहिरीन हैं, वो जो एक्सपर्ट्स हैं, उनके मुताबिक ये जो तूफ़ान शक्ति है, शक्ति के असरात की वजह से सिस्टम शहर में दाखिल हुआ है। ये भाई शक्ति साहब जो हैं, ये दोबारा इनकी आमद है। इससे पहले भी हमने आपको बताया था कि ये जो शक्ति तूफ़ान है, लेकिन पहले ये टल गया था, लेकिन अब लेट्स सी कि इसकी क्या करंट अपडेट है। औरंगी टाउन, नाज़माबाद, बल्दिया टाउन, नॉर्थ नाज़माबाद, सरजानी, सच्चल, सफूरा, अंचोली, फेडरल बी एरिया, गुलशन इकबाल, मलीर, लांडी और मौसमियात में हुई है जनाब तेज़ बारिश। तो ये तो वो ख़बर जो हमने आपको मौसम के हवाले से बताई। अब आगे बढ़ते हैं और एक और ख़बर जो है वो आपके साथ में शेयर करते हैं, दैट इज़ अबाउट SIUCIA पुलिस भत्ताखोरों के ख़िलाफ़ जो है वो मुतारिक हो गई है और 2 रोज़ के दौरान 2 भत्ताखोर हलाक हो गए हैं। अच्छा, इसकी क्या इनसाइड स्टोरी है ये जानते हैं महराज भाई से। जी महराज भाई। जी बिल्कुल, अभी कुछ दिन पहले ही जो है SSP तब्दील हुए हैं, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट। अच्छा, ये जो SIU जो है स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट, ये स्पेसिफिकली जो है वो भत्ताखोरी के ख़िलाफ़ काम करते हैं और जो डकैती की बड़ी वारदातें हैं उनकी भी मतलब इन्वेस्टिगेशंस इनके पास जाती हैं। सही। तो अमजद शेख हैं जिनके पास अभी SSP AVLC का भी चार्ज है और SSP SIU भी वही हैं। अच्छा, उनके बाद आने के बाद हमने थोड़ा सा ये नोटिस किया है कि वहाँ से आने के बाद उन्होंने कुछ चेंजिंग्स की हैं, कुछ अफसरान को ट्रांसफ़र पोस्टिंग्स भी की हैं, जिसके बाद से कुछ सूरत सामने आना शुरू हुई है कि भाई
भत्ताखोरी, क्योंकि अचानक से दो तीन महीने से जो है ये शिकायत आनी शुरू हुई जी। कि भाई भत्ताखोर फिर से सर उठाना शुरू हो गए। हाँ। अच्छा, इस पर हमने पहले एक स्टोरी पर भी काम किया, तो जोड़िया बाज़ार और उसके अतराफ़ के ताजिरों को भत्ते की पर्चियाँ मिलने शुरू हुई। अच्छा, जब हमने उनसे रब्ता किया तो उन्होंने माजरत की हमसे कि भाई हालात ऐसे हैं कि हम इस मामले में बात नहीं कर सकते, लेकिन हुआ है ऐसा। सही। अच्छा, ऑथेंटिक नहीं थी चीज़। हमने पुलिस से पूछा तो पुलिस भी मुकर गई। पुलिस को तो बहाना चाहिए था कि भाई ऐसा कोई मामला है ही नहीं, जब ताजिर जिसके साथ हो रहा है वो नहीं बोल रहा। हाँ। तो फिर वो पुलिस कैसे बोलेगी? बहरहाल लेकिन फिर हमने देखा कि थोड़े अरसे बाद एक दो वाक़यात हुए। एक जिलानी सेंटर मलिर सिटी में, उसमें एक ज़ेर तामीर बिल्डिंग थी, उस पर फायरिंग हुई। पता चला जी 5 करोड़ रुपए भत्ता मांगा गया था। इसी तरह खारादर में भी लियारी के अंदर भी एक वाक़या इसी तरह पेश आया। सोजा बाज़ार में एक वाक़या इस तरह पेश आया। तो अब ये तवातुर के साथ वाक़यात दोबारा पेश आने शुरू हो गए हैं कि भाई आप हवाई फायरिंग करके या खौफ फैला के जो है उसके बाद पर्ची भेज देते हैं या फ़ोन कर देते हैं कि जी मुझे इतने करोड़ रुपये चाहिए। तो अब ये भत्ताखोर जब सर उठाना शुरू हुए तो पुलिस को भी थोड़ा सा सोचना पड़ा कि भाई अब इसमें करना क्या चाहिए। तो ये दो वाक़यात हुए। एक तो मेरे ख्याल में औरंगी टाउन में हुआ है, जिसमें एक मुलजिम को उन्होंने मारा है, जिसको बता रहे हैं कि उसका ताल्लुक लियारी गैंग वॉर से था। तो लियारी गैंग वॉर के अलावा भी यहाँ पर इस वक्त जो हमने पहले भी रिपोर्ट किया था ये, और जो लियारी गैंग वॉर की जो एक क़यादत थी ना, जो कि फ़रार हो गई थी, मगरूर हो गई थी। उन्होंने जाके किसी ने ईरान में सेटअप डाल दिया, किसी ने अफ़गानिस्तान में सेटिंग कर ली, कोई ओमान में जाके बैठ गया, दुबई में बैठ गया। तो उसमें सूरत-ए-हाल अब ये हुई कि वो वहाँ बैठकर जो है ना टेक्नोलॉजी का भरपूर फ़ायदा उठा रहे हैं। मतलब जिससे फ़ायदा हमारी हुकूमत को या हमें उठाना चाहिए, वो क्रिमिनल्स जो है ना उसको उठा रहे हैं। सही। वसीउल्लाह लाखों ग्रुप है, बहुत मशहूर है लियारी गैंग वॉर का। कई मरतबा उसके लोग भी पकड़े गए। वो वहाँ से यहाँ के जो नौजवान लड़के हैं, ख़ासतौर पर लियारी के, उनको राब्ते में रहता है, उनको अखराजात भिजवाता है वहाँ से, उनके खर्चे उठाता है। उसके बाद वो उनको अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करता है, जो बात अभी तक सामने आई है। सही। वो नौजवान लड़के जिनकी उम्रें 18 से 22 साल 24 साल के दरमियान है, वो उसके स्लीपर सेल्स हैं। अच्छा। यस, वो स्लीपर सेल्स हैं। उनका काम यह है कि वो वहाँ से बोलेगा जी आप जाओ और जाके मैंने डिटेल ले ली है फला दुकानदार की या फला बिल्डर की, फला ताजिर की, आप इसको जाके थ्रेट करो, आप इसको या तो कोई लिफाफा दे के आओ जिसमें गोली वगैरह पड़ी हो, या फिर इसके दुकान के बाहर फायरिंग करके आओ, या उसको असला दिखा के वापस आ जाओ। अच्छा, उसमें ये होता है कि 10 लोगों को ये अटैम्प्ट करते हैं, तो उनमें से 4 लोग 5 लोग खौफ की वजह से ना बगैर कोई रिपोर्ट किए रकम दे देते हैं, रिकवरी हो जाती है इनकी। अच्छा, बाकी के जो 4-5 हैं वो उनमें से कोई पुलिस के पास भागता है, कोई रेंजर्स के पास भागता है, तो इनका जो मामला है वो उस तरह पूरा हो नहीं पाता। लेकिन इस वक्त भी कराची में उन्हीं लियारी गैंग वॉर के जो कारिंदे हैं, जो कि बैरून मुल्क बैठे में, वो यहाँ पर अपना सिस्टम चला रहे हैं। सिस्टम चलाने के साथ साथ नौउम्र लड़कों को उसमें इस्तेमाल कर रहे हैं, नौजवान लड़कों को उसमें इस्तेमाल कर रहे हैं, उनको क्रिमिनल बना रहे हैं। लेकिन हैरत की बात है कि पुलिस इस हवाले से कोई ख़ास इक़दाम नहीं कर सकी है, क्योंकि जब भी वो उन नौजवान लड़कों में से किसी को उठाती है या गिरफ़्तार करती है तो उनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं निकलता, उनका पहले ही जुर्म होता है वो। तो बात यह है कि इंटरपोल पुलिस को कई मरतबा रब्ता किया जा चुका है इसकी वसीला लाखों के हवाले से भी, कुछ और मुलजिमान उनके हवाले से कि भाई इनको गिरफ्तार कर लें और हमें दे दें। हाँ। लेकिन अभी तक ऐसा मुमकिन नहीं हुआ है, और इसीलिए भत्ताखोरी इस वक्त कराची में दोबारा से जो है वो शुरू हो गई। ठीक है, भत्ताखोरी जो है वो कराची में दोबारा से शुरू हो गई। जी आजिज़ भाई। एक बड़ा वाक़या ये हुआ है कि मशहूर समाजी ज़फ़र अब्बास को भत्ता, जिसमें मुलजिमान पकड़े भी गए, ठीक है, उसको करोड़ों रुपए उनसे भत्ता मांगा गया, और हर हफ्ते कहा गया कि 5 करोड़ रुपए पहुंचा दें, यानी माहाना 20 करोड़ रुपए भत्ता दें, जिस पे बकौल ज़फ़र अब्बास के कि उन्होंने कहा कि मैं नहीं दूंगा भत्ता, कत्ल करना है तो बेशक कर लें। लेकिन बाद में पुलिस ने उन मुलजिमान को ट्रेस किया, जिससे ये प्रूफ होता है कि लियारी गैंग वार तो है ही सही, लेकिन उसके अलावा भी शहर में मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं जो भत्ता तलब करते हैं, भत्ते के लिए काम करते हैं। सही। जिसमें एक ये भी पकड़ा है, और भी ग्रुप्स हैं ये भत्ते के। यहाँ साइट सुपर हाईवे इंडस्ट्रीज़ को भत्ते की पर्चियाँ मिली हैं, कुछ सनतकारों को, कुछ दीगर सनतकारों को भत्ते की पर्चियाँ मिली हैं मुख्तलिफ इलाकों में। सही। तो अब जाहिर है कि ये पुलिस की जिम्मेदारी है कि उन लोगों को पकड़े। जिस तरह ये अप्रिशिएट करने वाली बात है कि ज़फ़र अब्बास को धमकियाँ देने वाले मुलजिमान को जिस तरह पकड़ा गया है, उसी तरह दीगर मुलजिमान को भी पकड़ा जाए, ट्रेस किया जाए, तो
काफ़ी बेहतर होगा। काफ़ी बेहतर होगा। अच्छा चलिए जी, अब जिस तरीके से अब ये बात हो रही ना कि ये भत्ताखोर जो हैं ये दोबारा से सरगर्म हो गए, तो इस हवाले से काफ़ी ज़्यादा एक्टिव होने की ज़रूरत है और सर्वेलेंस करने की ज़रूरत है। और जो जिन लोगों का इंटरेक्शन जिन लोगों से है इटसेल्फ, पुलिस ने तो इस हवाले से बहुत कुछ करना ही होता है, इन्वेस्टिगेट करना होता है, नज़र रखनी होती है, लेकिन आप लोग भी अपने सराउंडिंग में, अपने इर्द गिर्द में उन लोगों के ऊपर नज़र रखा करें जो कि मशकूक हैं या आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। क्योंकि महराज भाई, आपको ही पता है कि जो भत्ते की पर्चियाँ वगैरह सब आती हैं, ये इसी तरह आती है ना कि आपके बारे में पहले जाके कोई कहीं और इन्फॉर्मेशन देता है और उसके बाद फिर आपके बारे में किसी को कुछ पता होता है। तो ये वो टाइम है कि इस टाइम पर आप बहुत कम लोगों पर उस तरह से ट्रस्ट करें कि अपनी कोई इस तरह से पर्सनल बात है वो आप शेयर करें, या फिर आप अपना फ़ोन जो है वो कहीं छोड़ के चले गए हैं। ये नॉट ओनली फॉर भत्ता पर्ची, दिस इज़ ऑल, मतलब दिस इज़ फॉर ऑल, कि लोगों को इन तमाम तर चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। इससे ये होता है कि जो लोग इस तरह के होते हैं, मशकूक लोग होते हैं या ब्लैक शीप होते हैं, जिसका जिक्र महराज भाई भी कई दफ़ा कर चुके हैं कि भाई कुछ इस तरह के लोग होते हैं जो हमारे दरमियान होते हैं, वो क्रिमिनल माइंडसेट के लोग होते हैं, हमें पता ही कोई नहीं होता उन लोगों का कि वो कहाँ किससे कनेक्टेड है, हमारी बातें जाके किसको बताते हैं, या वो हमारे साथ बहुत अच्छे होते हैं। तो इन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है कि आपने अपना फ़ोन जो है उसका ध्यान रखना होता है। फिर इसके अलावा आपने अपनी बहुत सारी ऐसी पर्सनल चीज़ें होती हैं जो शेयर नहीं करनी होती, यानी आप अपने फैमिली के बारे में बहुत ज़्यादा बात ना करें, क्योंकि इससे फिर जो बहुत सारे ऐसे लोग हैं वो फ़ायदा उठाते हैं। तो अपना जो आपका एक क्लोज़ ग्रुप है, जो सर्किल है, आप उसमें यू कैन टॉक एज़ वेल। बाकी ख्याल रखना उन लोगों की भी जिम्मेदारी होती है जो लोग इस तरह से विक्टिम बनते हैं या जिन लोगों के साथ ये प्रॉब्लम होती है। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं और एक और ख़बर है, और ख़बर है जी शोएब मलिक के हवाले से। अच्छा जी, अभी क्या हो गया है? अब ये हुआ है कि शोएब मलिक जो हैं जिनकी शादी हुई थी सानिया मिर्ज़ा से, अब सना जावेद के हवाले से ये गॉसिप सामने आने लगी, या ये स्पेकुलेशन सामने आने लगी कि सना जो हैं वो अलहदगी इख्तियार करने जा रही हैं शोएब मलिक से, और ये बड़ा ज़बरदस्त मुझे इनका फ़ोटोशूट लगता है। अच्छा जी, तो ये अलहदगी इख्तियार करने जा रही हैं शोएब मलिक से, और शोएब मलिक जो हैं वो उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है, या वो कहीं किसी तकरीब में बैठे थे तो ऐसा लगा कि जी दोनों अलग अलग हैं, और ये सारी सूरत हाल है। तो उनकी जो तीसरी शादी है ये भी ख़त्म होने जा रही है। लेकिन क्योंकि शोएब मलिक एक पाकिस्तानी हैं और सना जावेद भी एक पाकिस्तानी, और ये दोनों बड़े ज़बरदस्त हमारे पाकिस्तान के स्टार्स हैं, और ये बात इंडिया को बर्दाश्त नहीं होती। तो ये जो है इंडिया को ये बात बर्दाश्त नहीं होती, तो इस वजह से इंडिया ने ये प्रोपेगेंडा करना शुरू किया कि जी शोएब मलिक जो हैं खुदा न खास्ता उनकी अलहदगी होने जा रही है। तो ऐसा कोई सिनेरियो नहीं था, बल्कि एक जो क्लिप था, एक इंटरव्यू था जिसमें वो बैठे हुए थे सना के साथ, तो उसमें उनसे इंटरव्यू लिया गया और मासूमाना सवाल भी किया गया। तो उन्होंने कहा भाई इनकी ज़िंदगी का जो टोटल मासूमाना किस्सा हूँ वो मैं ही हूँ। तो उन्होंने इन ख़बरों की तरदीद कर दी, और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा क्योंकि जो मे वाला वाक़या हुआ है जिसमें इंडिया को शिकस्त फाश हुई है, उसके बाद से अब इंडिया कोई मौका हाथ से खाली जाने नहीं देता कि वो हमारे स्टार्स के बारे में उल्टी सीधी बातें करें, वो पाकिस्तान के बारे में उल्टी सीधी बातें करें, या फिर वो किसी किस्म की एलिगेशन लगाएं। तो ये ख़बर में कोई सदाकत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह दे आर फाइन एंड दे आर टुगेदर। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं और अभी आपको बताते हैं कि क्या आज हम एक और टॉप स्टोरी जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। अच्छा जी, ये है जी, चलिए सुखन पुलिस की जो कार्रवाई है उसके हवाले से बात कर लेते हैं कि सुखन पुलिस की जो है वो मक्की शाह के करीब कार्रवाई की है सुखन पुलिस ने। और हुआ यह है कि लूट मार के दौरान शहरी को कत्ल करने वाले 2 मुलजमान जो हैं वो गिरफ़्तार कर लिए गए हैं, और गिरफ़्तार मुलजमान स्ट्रीट क्राइम्स, हाउस रॉबरी और मोटरसाइकिल लिफ्टिंग में मुलव्वस हैं। जी महराज भाई ज़रा बताएं इसकी इनसाइड स्टोरी क्या है, कार्रवाई की है सुखन पुलिस? बिल्कुल, सुखन पुलिस ने कार्रवाई की गुज़िश्ता रोज़ जिसमें 2 मुलजमान गिरफ़्तार हुए हैं और असला भी उनसे बरामद हुआ है। लेकिन जिस हिसाब से गिरफ्तारियां हो रही हैं ना कराची पुलिस की, वो वारदातों का जो है ना वो 30% नहीं है। मतलब कराची शहर में जितनी वारदातें 24 घंटे के दौरान होती हैं उसी हिसाब से जो है मुलजमान जो है वो गिरफ्तार नहीं हो पाते हैं। अब यही बात जब हम पुलिस चीफ से पूछते हैं तो वो एक आदाद शुमार का एक उलझावा उनके पास बहुत पड़ा हुआ है, वो बता देते कि परसेंटेज में जाके इतना परसेंट जो है पिछले साल था तो इतना परसेंट कम हो गया। लेकिन जो हमें जो भी ग्राउंड रियलिटी है कि हमें शहर में रोज़ाना के हिसाब से CCTV फुटेजेस भी मौसूल हो रही होती हैं जो कि मुख्तलिफ TV चैनल्स पे चल रही होती हैं, हमारे भी चल रही होती हैं। उसमें सब चीज़ें क्लियर नज़र आ रही होती है कि जी
पुलिस जो है वो या तो नफरी की इंतहाई कमी है, हाँ। हर जगह नहीं है, नहीं है। ठीक है ना। वारदात करने वाले अभी अल्लाह बख्श गोट है, अवामी कॉलोनी कोरंगी में, अभी हम लोगों ने परसों उसकी CCTV फुटेज चलाई थी। 8 मुलजिमान, हाँ भाई 1-2 समझ में आ रहा है, सही। 7 से 8 मुलजिमान एक घर के अंदर घुसते हैं, लूट मार करते हैं, सामान जेवरात नकदी, और आराम से आते हैं, आराम से चले जाते हैं, कोई उनको पूछने वाला नहीं है। तो इसी तरह मुख्तलिफ इलाकों में वारदातें चल रही हैं। अब यह है कि 2 मुलजिमान ठीक है सुकन पुलिस ने गिरफ़्तार किए हैं, बहुत अच्छी बात है, और एक शहरी के कत्ल में भी मुलविस हैं। लेकिन ये कि इसमें चाहिए ये कि इनको जहाँ जहाँ पर वारदातें हो रही हैं और जो नेटवर्क चल रहे हैं डकैती के, उन पर काम करने की ख़ास तौर पर ज़रूरत है कि कहाँ कहाँ कौन कौन सा ग्रुप काम कर रहा है। अगर उन ग्रुप्स के सरगनों को ये पकड़ लें और उन ग्रुप्स में अगर कुछ इनकाउंटर्स हो जाएं तो शायद कोई कमी आए। लेकिन हमने ये देखा गुज़िश्ता सालों की तरह इस साल भी रूटीन वही चल रहा है। 50,000 से ज़ायद वारदातें हैं अभी भी इस साल में, हाँ। ठीक है, वो है जो रिपोर्टेड हैं, ठीक है ना, और इतनी ही जो है अनरिपोर्टेड होंगी। सही। तो भाई कमी तो कोई खास नज़र नहीं आई हमें। बिल्कुल सही कह रहे हैं, कमी हो जाए ना अगर इन क्राइम्स में तो बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाएगी शहर कायद की सूरत हाल। यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का, वापस आएंगे एक और टॉप स्टोरी आपके साथ में डिस्कस करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। तो एक और खबर जो मैं आपके साथ में शेयर करती हूँ कि मेमन गोट हैदर शाह मज़ार के करीब पुलिस मुकाबला हुआ है, जिसमें 3 मुलजिमान जो हैं वो ज़ख्मी हालत में गिरफ्तार हुए हैं। तो गिरफ्तार मुलजिमान में गुलजार, वहीद और फ़हीम शामिल हैं, और मुलजिमान से असला और मोटरसाइकिल जो है वो भी बरामद कर ली गई है। आजिज़ भाई, ये आज आपने पूरा क्राइम डायरी खोल दी है। जी, आज हमने सोचा कि क्राइम डायरी कर लेते जी। हाँ। तो ज़रा बताएंगे, देखिए पुलिस ने कार्रवाई की। मुल्क में तो और भी बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन बहरहाल ये जो लोकली ये लोगों पे इफेक्ट होते हैं, जो क्राइम के जितने वाक़यात होते हैं, ज़ाहिर है कि मुझे और आपको शायद उससे कोई बड़ा फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो मेमन गोट जिन लोगों के साथ ये वारदात होती है उनको इफ़ेक्ट करती है। तो ज़ाहिर है कि हमारा सिटी चैनल है, तो हम इन छोटे छोटे चीज़ों को उठाते हैं। हमारा नारा ये है, जो खबर कोई और नहीं देता वो हम देते हैं। हाँ, शहर की खबर हम हर खबर देते हैं। सही। तो आपने अच्छा किया कि मॉर्निंग शो में आपने क्राइम से आम आदमी बहरहाल मुतासर हो। महराज भाई ने भी कहा ना, साल में 50,000 वाक़यात रिपोर्ट हो चुके हैं। साल का अभी 10वां महीना है, यानी आने वाले 2 महीने में 20-30 हज़ार वाक़यात और हो जाएंगे। सही। और जो अनरिपोर्टेड हैं अगर उनको मिलाएं तो 1 लाख से ज़ायद वाक़यात हर साल शहर में, 1 लाख वाक़यात, यानी उसमें देखें छोटे छोटे वाक़यात तो रिपोर्ट नहीं होते। मोबाइल स्नैचिंग अक्सर रिपोर्ट नहीं होती। खुद मेरा मोबाइल छिना, मैंने FIR नहीं करवाई, रिपोर्ट नहीं होता। FIR करवाने का मतलब है कि आप दोहरे अजाब में फंस गए। फिर आप पुलिस के चक्कर काटते रहे, फिर आपको रोज़ बुलाएंगे, फिर आपसे गवाह मांगेंगे, फिर अरे भाई रोड पे खड़े मोबाइल फ़ोन छिन गया, आप गवाह कहाँ से लाएंगे? बताएं ना, कोई गवाह मिलेगा? सही। लेकिन बहरहाल ये वाक़या जो आपने जिसका जिक्र किया, ये भी उसी तरह के अफसोसनाक वाक़यात में एक वाक़या है, जो बहरहाल पुलिस के पास अपने जवाज़ हैं। सही। जैसे इन्होंने बताया ना, हाँ। वो एदाद शुमार का पूरा पटारा खोल देते हैं। सही। बोलते हैं जी वो जून में इतने हुए थे लास्ट ईयर, अब इतने कम हो गए, जुलाई में लास्ट ईयर इतने हुए थे, अब इतने कम हो गए, अगस्त में लास्ट ईयर इतने हो गए थे, अब इतने कम हो गए। भाई ये तो ठीक है, चलें ये, लेकिन सवाल ये है कि क्राइम की शरह कम तो नहीं हो रही ना। ये कंपेरिजन ठीक नहीं है कि चलें जी मान लेते हैं 2024 के मुकाबले में चलें जी 2025 में कुछ वाक़यात फ़र्ज़ करें, मुझे नहीं एदाद-ओ-शुमार याद, लेकिन फ़र्ज़ करें अगर कम भी हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद 50-60 हज़ार वाक़यात तो हुए हैं ना शहर में। सही हुए हैं जी। महराज भाई सूरत-ए-हाल इस वक्त ये है कि जैसे कराची में सड़कें टूटी हुई हैं और मसाइल के अंबार हैं, तो मेरे कराची में कभी सीधा जवाब नहीं देते। हाँ, सही है ना, वो भी इसी तरह उलझा देते। तो सूरत-ए-हाल ये है कि इस वक्त अगर आप हुक्मरानों की विजिट तो वो सीधे सीधे करते हैं, विजिट करते हैं सर, विजिट तो मेरे ख्याल में, लेकिन बात है कि काम होता हुआ नजर आना और काम होने के बाद उसका मजबूत रह जाना। वरना हमने तो यहाँ पे ये भी देख लिया ना कि भाई आज रात को सड़क तामीर हुई, दूसरे दिन की बारिश में बह गई। अरे भाई बहरहाल तो हमारे यहाँ अब मामला ये हो गया कि जवाब कोई सीधा नहीं देता। आप पुलिस चीफ से पूछेंगे वो आपको आदाद शुमार में उलझा देंगे, आप मेयर कराची से पूछेंगे वो भी आपको आदाद शुमार में, फिर पिछली गवर्नमेंट पे चले जाते हैं वो कि उन्होंने ये नहीं किया, उन्होंने ये नहीं किया, उन्होंने ये किया, फिर मेरे पास मतलब ताकत नहीं थी, किसी के पास कोई और मसाइल थे। तो बहरहाल बात यह है कि पब्लिक को जवाब चाहिए और जवाब से ज़्यादा उनको काम चाहिए, अमली काम, ठीक है ना।
अब उसके लिए ना तो पुलिस हमें नजर आती है कि अमली काम कर रही हो, हाँ एक अमली काम में वो लाजमी नजर आती है जो लोग फुटेज वगैरह बना लेते हैं कि भाई छड़ना नहीं है तनु बस मैंने कुछ दे के जाए तो मुझे। मतलब यहाँ पुलिस वालों के हाल में आपको बताऊँ, ये बहादुराबाद पे मेरे साथ हुआ ही। मैं वहाँ से रात पे गुजर रहा था, किसी काम से गया था, तो वो पुलिस खड़ी भी थी, तो मुझे रोका, मैंने शीशा उतारा गाड़ी का, तो अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम, कैसे हैं आप, खैरियत से, कहाँ जा रहे हैं? मैंने कहा भाई बहादुराबाद जा रहा हूँ। कहाँ रहते हैं जी? तारीकोट पे आता हूँ। अच्छा जी, कागजात हैं आपके पास? जी। मैंने कहा जी बिल्कुल है। अच्छा सर वो आपसे रिक्वेस्ट करनी थी। मैंने क्या? बोले जी हम 4 आदमी हैं और चारों ने चाय पीनी है, तो बड़ी मेहरबानी आपकी। अच्छा। मैंने कहा भाई यार एक चाय तो सब, अब मैं उससे खैर मजाक कर रहा था। मैंने कहा भाई एक आदमी चाय पी ले तो समझ में आता है, 4 आदमी चाय, कह रहे सर 150 रुपए की एक चाय हुई है दूध पत्ती। अच्छा, मतलब बता रहा था कि कम से कम 500 लूंगा मैं, 500 लूंगा। फिर मैंने उसको बताया, मैंने कहा मेरे भाई खुदा को मान ले भाई, मैं बड़ा गरीब आदमी हूँ, सहाफी हूँ, सही, मेरे पास इतने पैसे थोड़ी है मैं हर चौक फिर तो उसने कहा होगा बस फिर तो आप इधर ही रुक जाए। नहीं नहीं नहीं, मजेदार बात तो आप सुन लें। कह रहे हैं आप सहाफी है, भाई है, हमारे काबिल इज्जत है। अरे वाह, लेकिन हम भी आपके तो भाई है ना। रात हो गई है, कब से ड्यूटी कर रहे हैं, आप ही लोगों के लिए खड़े हुए ना, दे के ही जाए कुछ। अल्लाह अकबर। फिर मैंने खैर शीशा ऐसे ही ऊपर किया, मैं से निकल गया। तो फिर उसके बाद मुझे गुस्सा आना शुरू हो गया था। लेकिन सूरत हाल अब ये हो गई है कि जहाँ धमकी नहीं चलती वहाँ पर वो कहते हैं चाय के लिए पैसे दे दो। तो ये सूरत हाल तो हुई भी है हमारे यहाँ। तो भाई बात यह है कि जो जवाब आपने देना है वो सीधा दें और अमली काम करके दिखाएं, ताकि लोगों को पता चले कि हाँ जी स्ट्रीट क्राइम कम हुआ है। स्ट्रीट क्राइम यानी कि मैं अपना मोबाइल फोन लेके या कैश लेके आराम से चल सकता हूँ। ये चीज चाहिए, सेफ्टी चाहिए। क्राइम को ऑब्वियसली हाँ वो कम करना चाहिए। ये ऐसा होना चाहिए कि आप स्ट्रीट क्राइम जो है वो कम करें। चलिए जी एक और स्टोरी आपके साथ में शेयर करते हैं, और ये स्टोरी जो है ये है कि पाकिस्तान में दिवालिया होने के खचकर खा कमी आई है, मुसलसल बेहतरी दिखाने वाला जो है ये वाहिद मुल्क है। अच्छा, ये कहा है जी वज़ीर ख़ज़ाना के मुशीर खुर्रम शहज़ाद साहब ने एक अहम पैगाम दिया है, और ब्लूमबर्ग की में जो के स्टैट्स हैं उसके मुताबिक पाकिस्तान उन चंद ममालिक में शामिल है जिन्होंने दिवालिया होने के खदशात में सबसे बड़ी कमी दिखाई है। यानी कि ये कहना चाह रहे हैं कि तेज़ी से जो है वो पाकिस्तान ने अपने आप को ऊपर किया है और अपनी चीज़ों को इन्हेंस किया है और बेहतरी आई है। तो इसको कैसे देख रहे हैं आप? बिल्कुल ये ठीक कह रही हैं आप कि जब ये हुकूमत आई थी उस दिन को, या जो आर्जी हुकूमत आई थी पीटीआई गवर्नमेंट के खात्मे के बाद, एक आर्जी हुकूमत आई थी पीडीएम में के, और फिर इलेक्शन हुए। इलेक्शन के बाद जो ये हुकूमत आई तब भी हमारे हालात बहुत ख़राब थे, यानी इकनॉमिकली हम बिल्कुल तबाहकुन सूरत हाल में थे। सही। डॉलर को ब्रेक नहीं लग रहा था, पेट्रोल को ब्रेक नहीं लग रहा था, कुछ भी नहीं हो रहा था, इकनॉमी बिल्कुल तबाह थी, सनतें जा रही थी। तो स्टेबिलिटी अगर 100% ना भी सही, लेकिन काफ़ी हद तक स्टेबिलिटी आई है। यही वजह है कि कह रहे हैं अब जो बल्कि रोज़ कहते थे कि बस पाकिस्तान आज कल में दिवालिया होने वाला है। जो सियासी मुखालिफिन थे वो यही कहते थे कि बस अब तो दिवालिया हो गया, पाकिस्तान दिवालिया होने वाला है, बस कल होने वाला है। लेकिन अब मेरा ख्याल है पाकिस्तान उस फेज से निकल चुका है। सही। अब तो पाकिस्तान को, हालांकि फिर एक सैलाब आ गया जिस वजह से मुआशी तौर पे हमें बहुत बड़ा नुकसान होगा। ये कुदरती आफतें भी तो जी है ना, उनकी वजह से जो मुआशी नुकसान बहुत बड़ा होता है। पूरा पंजाब जो है सैलाब में डूब गया है। ज़ाहिर पंजाब पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है। तो इस वजह से भी सैलाब, आपको पता है पंजाब पाकिस्तान का सबसे बड़ा ज़रई सूबा है। नंबर 2 पे सिंध है, सबसे बड़ा ज़रई सूबा पंजाब है, दूसरे नंबर पे सिंध है। दो सूबे हैं जिनकी एग्रीकल्चर पे पूरी इकानमी हमारी डिपेंड करती है। अब पंजाब में सैलाब की वजह से अब जो आने वाली काश्त है वो नहीं हो सकेगी। काश्त जब नहीं हो सकेगी, अब गंदम की जो काश्त है, गंदम की काश्त नहीं होगी तो नुकसान होगा ना, इकानमी को भी नुकसान होगा, गंदम की शार्टेज होगी और बहुत सारे मसाइल होंगे। ये तो कुदरती आफतें हैं, उनको भी हमें फेस करना पड़ता है। लेकिन ये रिपोर्ट बता रही है कि हम अब उस फेज़ से, जो दिवालिया होने वाला फेज़ था, उससे काफ़ी हद तक निकल चुके हैं। सही। चलें जी, उस फेज़ से हम काफ़ी हद तक निकल चुके हैं और पूरी दुनिया इस हवाले से इंडोर्स कर रही है कि जी पाकिस्तान ने बहुत तेज़ी से जो है अपने आप को संभाला है और तरक्की की राह पर गामज़न है। इंशाल्लाह हमारा मुल्क ऐसे ही आगे बढ़ता रहेगा। बहुत शुक्रिया मेराज भाई, बहुत शुक्रिया आजिज़ भाई, आप हमारे शो पर आए। शो में वक्त तो एक ब्रेक का, हेडलाइंस ब्रेक के बाद वापस आएंगे, करेंगे ढेर सारी बातें और बताएंगे आपको कि आप अपने जो बाल हैं उनको कैसे चमकदार, स्याह, घने, लंबे कर सकते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक। तो जनाब अब कुछ बात कर लेते हैं कि बालों की हिफाजत कैसे की जाए।
बालों की जो सेहत है उसको अच्छा कैसे किया जाए, बाल लंबे कैसे किए जाएं, घने कैसे किए जाएं, चमकदार जो हैं वो कैसे किए जाएं। तो इसके लिए जो है वो हमारी शुमाइला ने आपके लिए एक बड़ी ज़बरदस्त रेमेडी जो है वो ढूंढ के निकाली है, ताकि आपको पता चल सके कि आप किस तरह से अपने बालों को जो है लंबा, घना, चमकदार और मज़बूत बना सकते हैं। अच्छा जी, इसके लिए करना ये है आपने करना है 2 चम्मच नारियल का तेल लेना है, फिर 1 चम्मच जैतून का तेल लेना है, फिर आधा चम्मच मेथी दाने का पाउडर लेना है आपने। और फिर इसको किस तरह से यूज़ करना है, अब 2 चम्मच नारियल का तेल, 1 चम्मच जैतून का तेल और आधा चम्मच जो है वो मेथी दाने का पाउडर हो गया। अब आपने नारियल और जैतून का जो तेल है उसको हल्की आंच पर नीम गरम करना है। उसमें आपने मेथी दाने का पाउडर डालकर अच्छी तरह उसको मिक्स कर लेना है। ये तेल बालों की जड़ों में आपने अच्छी तरीके से लगाना है, मसाज करना है और स्कैल्प तक आपने इसको पहुंचाना है और अच्छे से मसाज करना है, ताकि जो स्कैल्प पे उसके पोर्स जो होते हैं उसके अंदर तक चला जाए। और 1 घंटा तकरीबन आपने इसको लगे रहने देना है। उसके बाद आपने जो है वो शैम्पू से अपने हेयर को वॉश करने हैं और फिर उसके बाद आपने 2 दफ़ा हफ्ते में ये काम करना है, यानी ये रेमेडी आपने करनी है। इससे क्या होगा कि आपके जो स्प्लिट एंड्स हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, आपके बाल गिरना जो है वो ख़त्म हो जाएंगे, नए बाल जो हैं वो आपके उगना शुरू हो जाएंगे और आपके बाल घने, स्याह और चमकदार हो जाएंगे। तो ये ज़बरदस्ती जो रेमेडी है नारियल के तेल वाली, ये आप लोगों ने घर पे ज़रूर अप्लाई करनी है और कॉल करके बताना है कि आपको ये रेमेडी कैसे लगी। अच्छा जी, क्योंकि ये शादी सीज़न है तो फिर जो हमारे क्रिकेटर्स हैं वो क्यों पीछे रहें। अबरार अहमद की हो गई है शादी की धूम और अबरार अहमद जो हैं जिस तरीके से इस पूरे एशिया कप में छाए भी रहे, उनके बारे में बात भी होती रही। तो अब जी उनकी हुई है शादी, जिसकी वीडियोस जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही हैं। तो कौमी क्रिकेट टीम के जो नौजवान स्पिनर हैं अबरार अहमद, जिनको मिस्ट्री स्पिनर भी कहा जाता है, उनकी जो है वो शादी हुई और फिर उनकी शादी के बाद जो उनकी वीडियोस थी वो वायरल हुई, लोगों ने देखा और बहुत ज़्यादा इन वीडियोस को अप्रिशिएट भी किया। मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर 27 साल खिलाड़ी की जो बारात है वो ले जाते हुए और हॉल पहुंचने की वीडियोस जो हैं ये सामने आई हैं। तो ज़रा ये वीडियोस हम आपको दिखाते कि अबरार अहमद जो है वो कैसे लग रहे हैं और इनकी जो वीडियो है। अच्छा जी, चले जी, हमारी तरफ से भी अबरार अहमद को शादी बहुत बहुत मुबारक हो। अच्छा जी, अब आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि हमारे यहाँ जो हमारी सेलिब्रिटीज़ हैं वो बड़ी प्यारी लग रही होती हैं और इनके जो वीडियो शूट्स होते हैं, स्पेशली इंस्टा के रील्स के हवाले से या फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ये लोग जिस तरह से अपलोड करते हैं और जो इनके शूट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा पसंद किए जाते हैं, न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि ऑल ओवर दी वर्ल्ड लोग इनको पसंद करते हैं, इनके ड्रेसेस को पसंद करते हैं। तो हमने सोचा कि आपके साथ में शेयर करते हैं और आपको बताते हैं कि यमुना क्या कर रही हैं। एक्चुअली ये जो ऑफ वाइट और मरून या रेड, ये एवरग्रीन कम्बिनेशन है। ये कम्बिनेशन कभी भी आप देखें किसी भी टाइम में, आप मतलब किसी भी एयर में देखें, ये कम्बिनेशन जो है एवरग्रीन है। तो जब किसी को होता है ना कि कोई बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रही हो या उसको कुछ समझ नहीं आ रहा हो, तो अगर वो ये डिज़ाइनर ने जो इनको बना के दिया है शरारा, जो बहुत प्यारा सा शरारा लग रहा है इनका, अगर किसी को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही हो अपनी शादी के दिनों में कि उसको कौन से कलर थीम रखने चाहिए और बहुत कंफ्यूज हो, तो उसके लिए मशवरा ये है कि ये ऑफ वाइट और ये इस तरह का रेड कलर जो है वो रख सकते हैं। ये एवरग्रीन कम्बिनेशन है। अभी जल्दी से आगे जाते हैं और आपको दिखाते हैं कि हानिया जो है इस शूट में बहुत ज़्यादा प्यारी है। वेलकम बैक। तो जनाब अब हम बात करेंगे कि हम अपनी जो केयर है वो कैसे कर सकते हैं बालों की और स्किन की। तो हम बात करेंगे कि बाल कैसे घने से और चमकदार हो सकते हैं और स्किन पे स्कार्स और एक्नी का खात्मा कैसे हो सकता है। तो इन दोनों चीज़ों के ऊपर बात करेंगे और हमारे साथ मौजूद हैं शाह भाई और हुमैरा। उनको वेलकम करते हैं शो में। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं भाई? बड़ी ज़बरदस्ती ट्रेडिशनल बालियाँ जो हैं वो आज हुमैरा पहन के आई हैं और अभी मैं हुमैरा को कह रही थी कि आज जो है मैंने ऐसी बालियाँ नहीं पहनी, मैंने जो है वो येलो वाले इयरिंग्स पहने, वरना हमारी मैचिंग हो जाती है आज। बिल्कुल सेम। हाँ जी, गिफ्ट लेकर आई हुई थी स्कर्दू से। अच्छा। तो मैंने कहा चलो आज। अच्छा, ये बड़ी अच्छी ट्रेडिशनल लगती है ना ये बालियाँ। ये हैंडमेड है और हाँ वाकई। अच्छा, ये जब पहनो तो फिर ना समझ नहीं आता कि ये इस तरफ टर्न करके पहननी है या राइट साइड पे पहननी है, लेफ्ट साइड पे पहननी है। खुद से नहीं पहन सकते, ये खुद से नहीं पहन सकते। ये बड़ी ट्रेडिशनल जो है ना ये होती हैं बालियाँ। चलिए जी स्टार्ट करते हैं और जो है ना वो बात करते हैं कि बाल जो हैं वो कैसे घने, स्याह, चमकदार, लंबे और जितनी भी क्वालिटीज आ सकती है बालों में वो कैसे आ सकती है मेरा। बड़ी भी मुझे हंसी आई थी जब अभी हम यहाँ ऑफ एयर बात कर रहे थे, इन्होंने सवाल किया, मैंने कहा ब्लो ड्रायर से। और ब्लो ड्रायर से मैंने कहा ये नहीं बताना है कि ब्लो ड्रायर भी करना होता है, आपने ये बताना है कि बाल लंबे, स्याह, चमकदार, घने कैसे हो सकते हैं। उसके बाद जब आप ब्लो ड्रायर करेंगे तो उसका
तो जो रौनक है देखो, वो ही अलग हो जाएगी। ये भी बता दूं कि जो हाँ। लोग स्ट्रेटनिंग करते हैं, यानी आप स्ट्रेटनर से हाँ। और ब्लो ड्राई करते हैं, तो उसके लिए भी प्रोटेक्शन चाहिए होती है। प्रोटेक्शन चाहिए होती क्योंकि है। जब आप हीट डालते हो, हाँ। अपने फेस पे भी डालते हो, तो हम प्रोटेक्शन डालते हैं ना, जब हाँ। गर्मी में सूरज की रोशनी में निकलते हैं या सही। यूवी रेज में हाँ, निकलते हैं, हाँ, हाँ। तो उसके लिए क्या होता है कि जो हमारे बालों के पोर्स होते हैं ना, क्यूटिकल, वो खुल जाता है, खुल जाते वो हैं, हीट right। की वजह से। हाँ, तो सही। हमें उसको प्रोटेक्शन देने के लिए हमेशा याद रखिए, एक एलोवेरा का पौधा घर में ला के रखिए, 100-150 रुपए का वो गमला होगा, घर में अच्छा। ला के रखिए, और वो बेइंतहा फले फूलेगा। अच्छा। उसका एक लीफ निकाल लीजिए, उसका जेल निकाल लीजिए, और वो बालों में आप स्प्रे बना के, पानी में मिक्स करके बल्कि उसका स्प्रे बना लें, हाँ। खूब ब्लेंड करके, और वो स्प्रे करने के बाद फिर आप उसको ब्लो ड्राई करें, स्ट्रेटनिंग करें, आपका बाल प्रोटेक्शन में आ जाएगा। सही। अच्छा, बल्कि हुमेरा की मैंने एक और चीज़ भी बड़ी नोटिस की थी, बल्कि इन्होंने खुद ही बता दिया था मुझे, मेकअप रूम में मेकअप करने से पहले भी आप फेस पे कुछ स्प्रिंकल करवाती हैं एलोवेरा। एलोवेरा, जब आप एलोवेरा का ये बनाएंगे ना, इस सिरम जो है, हाँ। ये स्प्रे बॉटल में आप एक छोटा सा फिटकरी का पीस डाल दीजिए। अच्छा, आपके पोर्स बंद हो गए, हाँ। मतलब मिनिमाइज हो गए। जी, जी। आपने मेकअप किया, वो आपकी स्किन पे कोई रिएक्शन नहीं लेकर आएगा, ना पेनेट्रेट होगा, कुछ होगा। मेकअप हमेशा 2 घंटे से ज्यादा नहीं स्टे करता, ये याद रखें। मेकअप से पहले जो है वो उसके बारे में बता रही हैं कि हाँ। आपने वो और जिन बना लोगों लेना की है। खास तौर पे ऑयली स्किन होती है, वो मेकअप से पहले अगर फिटकरी का पीस लेके गीला करके फेस पे हाँ। ऐसे अप्लाई कर लेंगे, तो पोर्स आपके मिनिमाइज हो गए। वो उसका काम करता है आपका ये जो प्राइमर का और ऑयल भी ऑयल absorb कंट्रोल कर करेगा, लेना। इन प्राइमर सही। का काम करेगा। सही। ये मैं बता रही हूँ। अच्छा, बालों के लिए मैं एक बहुत हाँ। सादा सा नुस्खा बता रही हूँ जी। कि आप, और ये मेरा आजमूदा नुस्खा है, ये हाँ। जो है ये मतलब ये मैंने आजमाया हुआ भी है। आप एक लीफ लीजिए, मैं एलोवेरा हमेशा इसलिए कहती हूँ, खाने में भी अच्छा है, लगाने में भी हाँ, अच्छा है, खाएं भी, देखने में लगाएं भी भी। अच्छा है, ग्रीनरी। तो एक लीफ लीजिए, उस लीफ के अंदर आधा चाक करके उसके अंदर मेथी दाना भर दो। अच्छा। भरने के बाद उसे धागे से खूब रैप करके गमले के अंदर आपने दबा देना है उसको, मट्टी के अंदर 24 घंटे के लिए। हाँ। ऊपर पानी दीजिए, अगले दिन निकालेंगे तो उसकी रूट्स निकल आएंगी मेथी दाने की। अच्छा। वो आप किसी भी तेल में जो आपको सूट करता है, कोकोनट, मस्टर्ड ऑयल, आप जैसे अगर वो तकरीबन 100 ग्राम है मेथी दाना, तो उसके अंदर तकरीबन आधा किलो ऑयल होना चाहिए। अच्छा। वो ऑयल में डाल दीजिए वो मेथी दाना, और जेल भी डाल दीजिए एलोवेरा का। अच्छा, एलोवेरा का जेल और ऑयल धूप मिक्स में एक दिन रखो, उसके बाद वो लगाना शुरू करो, आपके बाल देखो कैसे तेजी से बढ़ते हैं, और बालों की प्रॉब्लम्स भी खत्म होती हैं। अच्छा, ये तो बड़ा ज़बरदस्त जो है वो उमेरा ने रेमेडी में बताई है कि भाई आपने एलोवेरा जेल लेना है, उसका जो लीफ है वो लेना है, उसमें मेथी दाना डाल देना है, उसको अच्छे से आपने थ्रेड करना है। थ्रेड करने के बाद आपने उसको रैप करके मिट्टी के अंदर दबा देना है, और फिर जब आपने निकालना है बाहर, तो फिर उसके अंदर आपने ऑयल में मिला के दोनों चीज़ें लगा लेनी है। ऐसे ही था? बिल्कुल चलिए ऐसे जी, ये पहली रेमेडी ज़िंदगी की कोई होगी कि वो मुझे बिल्कुल इंस्टेंट याद रह गई, क्योंकि वाकई बहुत आसान है, और ये अब आप लोगों ने अप्लाई करना है, इससे आपके बाल बहुत ज़बरदस्त हो जाएंगे। शाह भाई हमारे साथ मौजूद हैं। शाह भाई, ये बताएं आज क्या बता रहे हैं आप बाल लंबे, स्याह, घने और चमकदार करने के लिए? देखें, एक तो 2 रेमेडीज बनानी है। ठीक है। एक बनानी है, आप कोशिश करते हैं बाल बढ़ नहीं रहे, अच्छा। दूसरा यूं करते हैं तो लटें निकल रही हैं, यूं करते हैं तो लटें निकल रही हैं, वॉशरूम में भी बाल ही बाल हैं, रात को सोते हैं बेड पे बाल हैं, तकिए पे बाल हैं, सही। इस कदर बाल गिर रहे होते हैं। सही। और दूसरा ये है कि ड्राई वेदर भी चल पड़ा है, जो कि सितंबर से लेके मार्च तक चलता है। सही। इसमें खुश्की बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो इसको दूर करने के लिए, और जिन लोगों के भी बाल बढ़ नहीं रहे हों, सर खाली खाली हो, चौड़ी मांग निकल रही है, तो आपके बाल घने भी होंगे और वॉल्यूम भी बढ़ेगा। जैसे बाल पतले हों, मोटे होंगे, 2 बाल होते हों, या आधा बाल टूटता हो, जड़ से निकलते हों, इन सब के लिए ये बहुत ज़्यादा बेहतर है। इसमें सबसे पहली चीज़ लेनी है आपने, ये तिल का तेल। तिल का तेल? तिल का तेल, ठीक है। ठीक है, चाहे सफ़ेद तिल हो या काले तिल हो, कोई मसला नहीं है। ओके। यह आपने लेना है आधा पाव। आधा पाव तिल का तेल? जी हाँ। ठीक है जी, ये हो गया जी आधा पाव तिल का तेल। ये है बालछड़। अच्छा। इसे सुम्बुल तैयब भी कहते हैं। क्या? सुम्बुल? सुम्बुल तैयब। सुम्बुल तैयब? जी हाँ, ये फारसी में कहते हैं। अच्छा। और आमतौर पे इसे बालछड़ कहा जाता अच्छा। है। ये 1 इंच का टुकड़ा ओके। ऐसे इस पानी में डाल लें, ठीक। आधा पाव तिल के तेल में। हाँ। और ये है रतन जोत। अच्छा। ये भी तकरीबन 1 चम्मच के बराबर, अगर ऐसे पीसेस में मिले तो 1 इंच के बराबर कोपरे के डाल तेल दें। में आपने रतन जोत और सुम्बुल तैयब डाला है। सुम्बुल तैयब, जिसे बालछड़ भी कहते हैं। और ये आपने लेना है मेहंदी के पत्ते, बरगे हिना। बरगे है ना? जी हाँ, सही है। ये भी 1 चम्मच। शाह भाई, इससे बालों का कलर थोड़ा वो तो नहीं होगा चेंज? कुछ भी नहीं अच्छा होगा। अच्छा, सही। आपने ये
भिगो के बरगीना से। 1 घंटा धूप में रख लें। अच्छा सही है। इसको पकाने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा और आपका तेल तैयार हो गया। और फिर ये छान के बोतल में भर लें और ये तेल सिर्फ बालों की जड़ों में लगाएं, बाकी बालों पे ये खुद आ जाएगा। ओके, सिर्फ जड़ों में लगाना है। सही। 2 घंटे के बाद धो लें या रात को लगा लें, सुबह धो लें, 1 दिन छोड़ के 10-12 दिनों में बाल गिरना बंद हो जाएंगे। उसके बाद रीग्रोथ शुरू हो जाएगी इनकी। अच्छा। बाल उगने शुरू होंगे और बालों का वॉल्यूम भी तो ये बढ़ेगा। हफ्ते में कितने दिन करनी है हफ्ते में रेमेडी? 3 बार। हफ्ते में 3 बार आपने जो है वो लेना है तिल का तेल और सुम्बुल तैयब लेनी है आपने, और क्या लेना है? मेहंदी के पत्ते और रतन जोत और रतन जोत, ये आपने लगाना ये है। डालना है। हाँ। और फिर इसके बाद ये तेल जब तैयार होगा ये कम से कम महीना भर चल जाएगा, एक ही बार तैयार करेंगे तो। अच्छा, 1 हाँ, महीने तक चलेगा। चल जाएगा तो इसको ये। फ्रिज में फिर प्रिजर्व करके नहीं, घर में रख घर लें। में कहीं पर भी और ऐसे हाँ, रख लें। और ये सिर्फ बालों की जड़ों में लगाएं, 2 घंटे बाद धो लें या रात को लगा लें, सुबह धो लें, 1 दिन छोड़ के। ओके, ठीक है, आप देखना आपकी सोच से भी ज्यादा आपके बाल लंबे भी होंगे और आपकी ख्वाहिश भी पूरी हो जाएगी कि मेरे बाल लंबे क्यों नहीं होते। सही। चलिए जी, इशा भाई के पास एक और रेमेडी भी है बालों के लिए, लेकिन पहले जो है वो हुमैरा से बालों के मुतालिक मजीद बात कर लेते हैं। ये जो सिल्की बाल होते हैं ये कैसे होते हैं, ये ज़रा बताएं कि ये कैसे लोग अपने बाल जो है वो शाइनी सिल्की कर सकते हैं। जैसे कि आप देखती है कोरियंस के बाल होते हैं, जापानीज़ के बाल होते हैं, चाइनीज़ के बाल होते हैं। ज़रा प्लीज़ आज बताएं। ये भी मैं आपका एक आजमुदा मास्क बता देती हूँ। हेयर मास्क घर में बन जाता है। ये है बालों का प्रोटीन ट्रीटमेंट जो आपके महंगे सैलून्स में आप जाके पैसे दे के करवाते हैं। आपने लेना है आधा कप दही, या अकॉर्डिंग टू हेयर्स आपके जितने लेंथ है, ये मैं शॉर्ट हेयर्स की बात कर रही हूँ। आधा कप आपने दही लेना है। इसके अंदर आपने डालना है 1 अंडे की जर्दी। अच्छा। इसके अंदर आपने डालना है 1 चम्मच, कोई भी आप कंडीशनर यूज़ कर रहे हैं बालों में, अगर आपके पास कोई भी मौजूद है 1 चम्मच वो डालिए। 1 चम्मच आपने इसमें डालना है सरसों का तेल और थोड़ा सा लेमन स्क्वीज कर दीजिए। अच्छा। ये आपने मास्क बना लिया, अच्छी तरह फेंट लीजिए। फेंटने के बाद आपने पूरे रूट्स को छोड़ दीजिए, रूट्स में ना लगाइए क्योंकि उधर पे डैंड्रफ का खतरा होगा। आपने पूरे बालों में अप्लाई कर लिया। अप्लाई करने के बाद इसे रैप कर दीजिए, आधा घंटा 1 घंटा रखिए। जब आप इसे शैम्पू करेंगे, शैम्पू माइल्ड करें हमेशा। और मैं शैम्पू भी कहती हूँ, अगर आपने घर में रात को रीठा भिगो के रख दिया रात को और सुबह उसको मसल के आपने बालों में लगा लिया छान के, तो वो आपका होममेड शैम्पू ही है। कुछ नहीं करना, रीठा भिगो दें, कोई पाउडर ना बनाएं, कुछ नहीं करें, रात को भिगो दीजिए 8-10 रीठा और उसको सुबह अच्छी तरह छान के आपने जो उसका पानी है उससे आपने शैम्पू करना है बाल, वो सारा तेल भी निकल जाएगा, बाल आपके शैम्पू रेडी है। अच्छा। जब आपने ये वाला जो मैं मास्क बता रही हूँ हफ्ते में 2 दफ़ा कीजिए, आपके बालों में प्रोटीन आना शुरू हो जाएगा क्योंकि इसमें अंडे की जर्दी भी है, प्रोटीन आपको मिलना शुरू हो जाएगा। आपके बाल लेंदी भी होना शुरू हो जाएंगे, घने भी होना शुरू हो जाएंगे और ये मास्क से आप खुद देखेंगे कि सॉफ्ट एंड सिल्की बाल हो रहा है आपका। कोई कंडीशनर बाहर से रहने की जरूरत नहीं। कंडीशनर भी मैंने बहुत मामूली सा डलवाया, बहुत ज्यादा डालने की जरूरत है, और नहीं भी डाले तो भी चलेगा कंडीशनर, अगर नहीं डालते तो आपने यही चीजें डाल के बस मास्क बनाना है। हफ्ते में 2 दफा लगाइए। ये घर में लगा के आप देखिएगा कि आपका जो सैलून वाला जो ट्रीटमेंट करा के आते हैं सेम महंगे प्रोटीन ट्रीटमेंट हम लोग करवाते हैं वो उससे लाख, और जबकि उसमें केमिकल्स होते हैं। यही तो प्रॉब्लम है ना कि उसमें केमिकल्स होते हैं, फिर वो हार्मफुल भी हो जाते हैं। चलिए जी, शाह भाई के पास एक और रेमेडी है। शाह भाई ये जरा बताइए ये कौन सी? एक्नी के दाने बहुत तंग कर रहे हैं। एक्नी के दाने, ये देखें जी, ये ज़बरदस्त जो है रेमेडी है। और एक्नी के जो आपके ये जो एक्नी है, आपके फेस पे स्कार्स हैं, ये कैसे ख़त्म हो सकते हैं, उसके लिए रेमेडी जो है वो शाह भाई हमें बताने जा रहे हैं। क्या करना जी है? बेटा, इसमें ये है कि बाज़ लोगों के ओपन पोर्स होते हैं, साथ में एक्नी के दाने भी हैं। अच्छा, एक्नी के दाने भी होते हैं और वो रेड होके ना वो, और ऐसा होता है कि पेनफुल भी हो जाते हैं बहुत ज्यादा और उसके निशान रह जाते हैं। उसमें से पस निकलती है, बाज़ औक़ात उसमें से रेड कलर का ब्लड निकल आता है और यूं लगता है जैसे कोई ईचिंग वाले दाने हैं। और कभी ये गालों पे निकलते हैं, थोड़ी पे निकलते हैं, माथे पे निकलते हैं जी। तो इसको, और अगर दाने ख़त्म हो जाते हैं उसके निशान रह जाते हैं, बहुत परेशानी होती है। ये 13 साल से लेके 25 साल तक में निकलते हैं। बाज़ के बड़े बड़े दाने होते हैं, अगर वो फाड़ देते हैं उसके खड्डे नुमाया नजर आते हैं, तो इससे खड्डे भी खत्म हो जाएंगे, ओपन पोर्स भी मिनिमाइज होंगे, 2 टोन चेहरा 1 टोन हो जाएगा और कलर भी साफ होगा और एक्नी के दाने भी खत्म होंगे। आपने लेना है ये आकाश बेल। इसे अफ्ते मून भी कहते हैं, इसके 2 नाम हैं, आकाश बेल बोलते हैं या अफ्ते मून बोलते हैं। इसकी 1 चाय वाली चम्मच ये पाउडर लिया हमने। ये नीम के पत्ते हैं, सही, ये इसका पाउडर है। ये भी हम लेंगे 1 चाय वाली चम्मच। ये है सफ़ेदा काशगरी, ओके, ये भी हम लेंगे 1 चम्मच। ठीक, इनको मिला लें इस तरीके से, सही, और जितना लगाना हो उतना आपने अर्के गुलाब में इसका पेस्ट बनाना है। ओके,
ये है जी एक्नी ट्रीटमेंट। जी हाँ, सही। ये लड़कियां हों लड़के हों सब इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा। और 13 साल से लेके 25 साल, इससे ज़्यादा भी उम्र हो, सब लगा सकते हैं। सही। ये एक्नी के दाने हों या पिंपल्स हों, दोनों को ख़त्म करेगी ये। ओके ओके। और 2 टोन चेहरे को 1 टोन कर देगी। सही। आपने इस तरीके से लेना है, हाँ, और इस तरह से यूं आपने इसका आपने पेस्ट लेप बना कर के लेना है। लगाना है। सही। ये यूं जी, ये लगा इस तरह के से आप लगाना छोड़ है। दें। आधे घंटे के बाद चेहरा धो लें। अच्छा। एक टाइम रोज़ाना, चाहे दिन को या रात को, किसी भी टाइम लगा सकते हैं। हाँ। आधा घंटा लगाना है, आधे घंटे बाद इसे धो लें आप देखें 2-4 दिनों में आपके दाने तकरीबन ख़त्म होने के बराबर होंगे। और सही। 10 दिन लग जाएं, 1 हफ्ता लग जाए, जब दाने मुकम्मल ख़त्म हो जाएं तो फिर उसके बाद पानी का स्प्रे करेंगे और हल्के हाथ से रब किया करेंगे, फिर चेहरा धोया करेंगे, ताकि चेहरा जो है वो एक कलर में हो जाए। 1 टोन। और फिर ये आपका एक्नी का जो है ना बेहतरीन ये रेमेडी है। तो ये शाह भाई ने हमारे साथ शेयर की। चले जी, यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो फिर इस हवाले से भी बात करेंगे कि ये जो एक्नी की रेमेडी हमें बताई है, या जो अभी एक्नी का मज़ीद हम आपको और रेमेडीज़ बताएंगे, उसमें क्या क्या जो है वो चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि आपके चेहरे को ख़राब कर रही होती हैं, और कौन सी चीज़ें आपको करनी चाहिए और कौन सी चीज़ें नहीं करनी चाहिए। स्टे विद अस। वेलकम बैक। तो भाई बात हो रही है बाल कैसे घने चमकदार करें, एक्नी का खात्मा जो है वो कैसे हो, और आज इस पर भी बात कर लेंगे कि एक्नी क्यों होती है। लेकिन सबसे पहले जो है वो बालों के हवाले से बात कर लेते हैं। अच्छा, बालों की और जो एक्नी की जो रेमेडी है वो शाह भाई ने आपके साथ में शेयर की। ये बताएं हुमैरा कि ये जो बालों में 2 मुंह का निकल जाना, जिसको कहते हैं क्यूटिकल एंड्स हो गए, फिर बालों में ऐसी गिराएं सी पड़ जाती हैं, बाल रूखे बेजान हो रहे होते हैं, बहुत सारे लोगों के बाल लंबे हो रहे होते हैं, लेकिन क्या हो रहा था कि हाँ स्प्लिट एंड्स हो रहे होते हैं। ये क्या है, क्यों होते हैं और कैसे इससे छुटकारा मिल सकता है? देखिए ज़्यादातर तो ये जैसे मैंने भी बताया ब्लो ड्राई और हाँ। स्ट्रेटनिंग जब करते सही। हैं तो हीट से ये आपके एजेस डैमेज हो जाते हैं। हाँ। बेसिकली जब हम ये चीज़ें यूज़ करते हैं ना तो हमारे बाल जल जाते हैं। उन जले हुए बालों को ज़ाहिर मॉइस्चर ख़त्म हो गया उसके अंदर, हमने जितना हम मॉइस्चर करेंगे ना बालों को अच्छा होगा। लेकिन इसीलिए मैं कहती हूँ कि स्प्लिट एंड्स को निकलवाना ज़रूरी होता है। अब हमेशा ये होता है कि नीचे से बाल काट लो जी स्प्लिट एंड ख़त्म हो गया, ऐसा नहीं होता। स्प्लिट एंड तो आपका स्टार्ट से भी शुरू हो सकता है, बाल तो यहाँ से भी है, बाल यहाँ से भी है, सब तरफ से। आपने करना क्या है, मैं अपने बालों को बता रही हूँ, आपने ऐसे 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 टर्न करते जाना है, करते जाना है, करते जाना है। आपके ये देखो ये नज़र आ रहे हैं, ये सारे स्प्लिट एंड्स बाहर आ रहे हैं ये ना। तो हाँ। नीचे एजेस में नहीं ना, ये तो पूरे बालों में, पूरे बालों में। हाँ। तो आपने करना क्या है, सीजर लेनी है, ऐसे 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 करते जाना है, ये बाल आपके निकलते चलेगा। आपने सीजर लेनी है, आपने इस तरह कट करते जाना है। किसी से करवा ले, किसी से जरूरी करवा नहीं ले, है खुद हाँ, से हो या हाँ। आप ये देखो, मैं इसलिए बता रही हूँ कि देखने वाले देखें भी कि ये जो बाल निकल रहा है ना, निकल रहे ये साइडों सारा से। डैमेज हो रहा है, ये क्यूटिकल डैमेज हो चुका है हाँ। आपका। अब आप ब्लेड से, क्योंकि प्रोफेशनल तो ब्लेड से कर सकते सही। हैं, लेकिन मैं आपको सीजर, जो बाल काटने वाली छोटी सीजर होती है ना, उससे आप ये कटिंग करते जाओगे, आपका स्प्लिट एंड्स खत्म हो जाएंगे हाँ, सारे। सही। उसके बाद आप ये जो प्रोटीन ट्रीटमेंट्स मैंने बताए हैं, एलोवेरा जेल बताया है, बहुत सारी चीजें हैं। नहीं कुछ मिल रहा घर में, आपके पास मायोनीज मौजूद है, अगर हाँ, आप इतना सा मायोनीज ले लीजिए, क्योंकि लोगों के पास टाइम नहीं है, टाइम मुझे नहीं पता होता, है, हाँ। टोटके हमारे अच्छा, सुनते रूखे जरूर हैं। बेजान बाल जो है मायोनीज लगाने से फायदा होता है? मेयोनीज उनको? लगाइए, उसमें हाँ। अंडे की जर्नी मौजूद है, अच्छा, 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 अंडा मौजूद है ना, हाँ, आप लगा हाँ, सकते हैं, वो प्रोटीन ट्रीटमेंट है। अब तो बालों का मेयोनीज भी आ रहा है, हाँ, मेयोनीज बिल्कुल, है, हाँ, सही, तो बिल्कुल सही कह आप रहे हैं। वो मेयोनीज आप घर में लगा सकते हैं, लगा हाँ। के आधा घंटा 1 घंटा जितना आप चाहें रखिए, वो पेनिट्रेट हो जाएगा बालों के हाँ, अंदर। हाँ। फिर उसे अच्छे से शैम्पू कीजिए, आपके बाल बिल्कुल देखेंगे कि रूखे जो थे खत्म हो जाएंगे, शाइनी हो जाएंगे, हाँ। और बाल फिर ये है कि ज़ाहिर स्प्लिट एंड्स खत्म हो जाएंगे उससे सही। आपके। तो ये बड़ी ज़बरदस्त रेमेडी है जो कि हुमैरा ने हमारे साथ में शेयर किए बालों के हवाले से। अच्छा, ये बताएं एक्नी क्यों होती है और इसकी रीज़न क्या होती है, कैसे ख़त्म की जा सकती है? देखो, एक्नी हमारा ब्लड की प्योरिफिकेशन इसीलिए ज़रूरी होती है। एक तो ब्लड हमारा, क्योंकि ये हार्मोन्स जब चेंज होते हैं ना, एक्नी स्टार्ट कब से होती है, टीन एज से स्टार्ट होती है। हाँ। टीन एज के बाद फिर कोई हद मुकर्रर नहीं है, वो कभी भी हो सकती कभी है। भी हो आपकी स्किन डैमेज क्यों होती है, आपका जो इनटेक है वो अच्छा कीजिए। मैं हमेशा आटा कहती हूँ कि ये फाइन आटा मत खाया करो, अच्छा। चक्की का आटा खाया करो, ताकि आपका मैदा ठीक रहे। मैदा बिगड़ता है, उसके बाद आपका एक्नी होना, आपका बाल गिरना, ये सारी चीज़ें। अब जब मैं मेरे पास जो पेशेंट्स आते हैं, मैं अपने ट्रीटमेंट्स जो करती हूँ, तो मैं सिर्फ लगाने की चीज़ें नहीं देती हूँ,
मैं अपनी एक मेडिसिन ऐसी भी देती हूँ सही। जिससे आपका ब्लड प्योरीफाई होता है Blood और वो purify। ब्लड प्योरिफिकेशन से आपका बाल गिरना बंद, आपका एक्नी खत्म, आपकी हाँ। पिगमेंट खत्म, आपकी बॉडी में अगर कॉन्स्टिपेशन है वो खत्म, 80% प्रॉब्लम्स उस खाने से भी खत्म हो जाती हैं। सही। तो सिर्फ हम ब्यूटी पार्लर्स जाके अपने प्रॉब्लम्स को खत्म नहीं कर सकते, हाँ। हमें अपना इंटेक का भी जो है ख्याल करना है, अपने इंटरनल ट्रीटमेंट भी ज़रूरी है। इसके इंटरनल साथ-साथ। ट्रीटमेंट भी जो है ना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अच्छा मेरा जिस तरह से भी आपने बताया कि इंटरनल इंटेक का भी ख्याल रखना चाहिए, वहीं पर बहुत सारे लोग ये बात करते हैं कि जो एक्नी अगर एक दफ़ा हो जाए, यानी किसी को प्रोमिनेंट हो जाए या किसी के चेहरे पे एक्नी आ जाए, तो बड़ी मुश्किल से जाती है और बहुत टाइम लगता है उसको प्रॉपर रिमूव होने में, फिर कहीं ना कहीं स्कार्स भी रह जाते हैं, उसके निशान भी रह जाते हैं। तो ये बाकी अगर कोई मतलब यानी कि बर वक्त रेमेडी ना की जाए या इतना ट्रीटमेंट प्रोलॉन्ग कर दें तो एक्नी इतनी बढ़ जाती है, तो कौन सी ऐसी रेमेडी है जो कि एक्नी को फ़ौरन ख़त्म करती है और एक्नी के जो स्कार्स हैं या एक्नी के जो दाग रह जाते हैं उनको भी फ़ौरन से ख़त्म करती देखो सिंपल एक जड़ी बूटी आती है चरायता। है? अच्छा चरायता नेपाली आप मंगवा लीजिए और उसके कैप्सूल्स भर लीजिए, वो पाउडर पिसा हुआ। अच्छा। 2 कैप्सूल्स डेली आप लीजिए, सुबह नाश्ते के बाद या जब भी आपको दिन में टाइम मिल रहा है, आपने 2 कैप्सूल फिल करके वो 2 कैप्सूल लेने हैं। ये तो हो गया आपका ब्लड प्योर। ब्लड प्योर के बाद आपके पास आ जाता है कि एक्नी को किस तरह कंट्रोल करना है। एक मास्क बनाइए, मुल्तानी मिट्टी लीजिए उसके अंदर, और मुर्दार सिंह एक पत्थर होता है, वो इक्वल क्वांटिटी में आपने पाउडर ले लेना है। थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है लेकिन वो बनता बहुत ज़्यादा है, वो आप थोड़ा सा बना लीजिए, आपको पंसार स्टोर पे जाएंगे इजीली मिल जाएगा। हाँ। मुर्दार सिंह, मुल्तानी मिट्टी और हुस्न यूसुफ उसका आधा क्वांटिटी, अच्छा ये तीनों चीज़ें मिला के आप मास्क बना लीजिए। रोज़ वाटर में ऐड करके ये मास्क लगाइए, दिन में 1 टाइम लगाना है डेली। अच्छा 15-20 मिनट ड्राई होने के बाद आप ये मास्क लगा के छोड़ दीजिए, मैं गारंटेड कहती हूँ कि आपकी एक्नी ख़त्म होना शुरू हो जाएगी। अच्छा ये तो बड़ी ज़बरदस्त अच्छा, एक चीज़ बताना जो है चाहूँगा ना रेमेडी जी। कि आपने देखा होगा कि एक्नी के दाग खत्म होते हैं और आ जाते हैं, हाँ यही मैंने कहा ना कि वो दोबारा फिर दोबारा आ एक्नी जाते आती हैं। है। अब कहते हैं कि जी रात को सोए तो सुबह से उठा तो एक आध दाना निकला है। हाँ एक माजू फल मिलेगा पंसार से, अच्छा माजू फल, हाँ। उसको ऐसे पानी से गीला करके ना उसको रगड़ें, हाँ किसी भी पत्थर पे सिल बटे पे रगड़ें। जी रगड़ने के बाद जो वो पाउडर बनेगा ना उसका, वो आपने पानी में गीला करके अपने जो दाना है उसके ऊपर लगा लें और रात को सो जाए, सुबह वो दाना गायब होगा। अच्छा इसका कोई इजी हल बता दें? बहुत ही ईजी हल है ना, रात को लगा लिया, वो अगर ग्राइंड वो जो आप कह रहे हैं ना कि उस तरह से पीसे रगड़ तो नहीं तो पाउडर बना लें, आप पानी में गीला करके लगा लें, अच्छा पानी में गीला हाँ करके, सही। सुबह दाना गायब होगा। एक दूसरी चीज़ होती है, लोगों की आजकल पलकें गिर रही हैं और साथ में आईब्रोज भी घनी नहीं है, हाँ ठीक है ना, तो इसको घना करने के लिए और पलकों को लंबे और घने करने के लिए आपने लेना है जैतून का तेल 30 ml 30 ml, और उसके अंदर 30 ml आप डालेंगे रोगन मोना, ये भी पंसारियों से मिल जाती है रोगन मोना। इन दोनों को मिला लें, मिलाने के बाद आप ब्रश से आप इसमें आईलैशेस पे भी लगाएं और आईब्रोज पे भी लगाएं। 1 घंटे बाद धो लें, कोई मसला नहीं है, या रात को लगा लें, जितनी देर में लगा रहे कोई बात नहीं, आप धो लें। आप देखिएगा चंद दिनों में आपकी अपनी पलकें आपको घनी भी नज़र आएंगी और लंबी भी नज़र आएंगी, प्लस जो आईब्रोज आपके घने नहीं है ये भी घने होंगे और वाइट होने से भी बच जाएंगे। वाइट होने से भी बच जाएंगे। अच्छा जो पेशेंट्स हैं किसी भी वजह से जिनके बाल झड़ रहे होते हैं, केमो है या दूसरी और बीमारियां होती हैं जिसमें बाल झड़ रहे होते हैं, पलके वगैरह भी झड़ रही होती है, उनके लिए भी ठीक ये देखिए है? वो एलोपेशिया भी होता है, उसमें बाल झड़ हाँ, होता है, एलोपेशिया। उसकी ट्रीटमेंट होती है, हाँ, खाने की उसकी दवा अलग भी से होती है, ट्रीटमेंट होती है, यस, हाँ। ठीक है, एक डिजीज है ये। ऑब्वियसली और केमोस जो वाले जो है, गंजपन हाँ। बाल गिर रहे हैं आम नॉर्मल, उसके लिए मैंने ऑयल बनाकर दिखाया, जिसमें मैंने तिल का तेल आधा पाव, मेहंदी के पत्ते 1 चम्मच, रतन जोत 1 चम्मच और बालछड़ 1 इंच का टुकड़ा, अच्छा। ऐसे रख के 1 घंटा धूप में रख लें, अच्छा। आपका तेल तैयार होगा, जो मैंने बना के दिखाया है ये सही। यूज करें, इससे खुश्की सिकरी भी खत्म होगी, बाल गिरना झड़ना भी दूर होगा। बाल गिरना झड़ना भी जो है ना वो दूर हो जाएंगे। अच्छा जिस तरीके से भी शाह भाई आप बता रहे हैं, हुमैरा भी हमारे साथ में मौजूद है। हुमैरा अभी जिस तरह से शाह भाई ने बताया, पलकों के हवाले से भी बताया, एक्नी के हवाले से भी बताया, तो अगर नी के हवाले से ही मज़ीद बात करें तो एक तो इसकी रीज़न ये होती है कि बहुत सारे लोगों को हार्मोनल इशू होता है, बहुत सारे लोगों को स्ट्रेस से भी एक्नी निकल आती है, बहुत सारे लोगों के बाल जो है ना वो स्ट्रेस और डिप्रेशन की वजह से भी जो है वो झड़ना शुरू हो जाते हैं। और सर्दियों का सीज़न ऐसा होता है कि
यूजुअली अगर हम ये बात करें ना कि सर्दियों की सीज़न में कि सर्दियों का सीज़न स्किन के लिए कहते हैं बेहतर होता है, नहीं स्किन अच्छी हो जाती है सारा कुछ, लेकिन सर्दियों का सीज़न कभी कभी कुछ लोगों के लिए इतना लोनलीनेस वाला सीज़न होता है कि वो डिप्रेशन में चले जाते हैं और उनका जो मूड है वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाता है या उनको लगता है बहुत सन्नाटा सन्नाटा ना ड्राई हो जाता है। तो ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए और ऐसे लोगों के लिए क्या रेमेडी है कि उनके जो नेगेटिव इम्पैक्ट है जो ब्रेन का वो उनकी स्किन पर आता है और फिर स्किन उनकी मुरझाई सी लगती है, तो वो क्यों लगती है और उसके लिए क्या रेमेडी है, इस पर करेंगे बात छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। तो भाई बात हो रही है एक्ने की, बात हो रही है मुरझाई हुई स्किन की, स्पेशली सर्दियों में। नॉर्मल डेज़ में जो है लोगों की स्किन बहुत ज़्यादा ग्लो कर रही होती है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी स्किन सर्दियों में मुरझा जाती है। वो उनकी कुछ डिप्रेशन की वजह से होता है, वो मौसम का असर होता है, या वजह क्या होती है और इसको कैसे ओवरकम किया जा सकता है, हुमैरा ज़रा बताएं। कुछ में मैं भी शामिल हाँ, हूँ। हाँ, अच्छा आप भी उन लोगों में से जिनकी स्किन सर्दियों में मुरझा जाती है। सर्दियों में इस क्यों होती है ये सुन लो। देखो हमारा पानी का इंटेक कम हो जाता है सही। सबसे पहले आपका पानी का इंटेक जो लोग ड्राई स्किन के शिकार हैं, जिन लोगों को ड्राइनेस रहती है, ऑब्वियसली सर्दी में जब आप पानी का इंटेक कम करेंगे तो वो ड्राइनेस मजीद बढ़ेगी। मैं कहती हूँ गर्मियों से ज्यादा सर्दियों में पानी पीने का इंटेक कर रखना चाहिए हमें, क्योंकि हमारी बॉडी ड्राइनेस की तरफ, मौसम ड्राई की तरफ जा रहा है, तो ऑब्वियसली जिस बॉडी भी तो ड्राई की तरफ जा रही है ना। हम कितने मॉइस्चराइजर लगाते हैं, सूट नहीं करते, फिर हम ये सोचते हैं उसने ये वाली क्रीम लगाई थी मॉइस्चराइजिंग के लिए तो हम भी लगा लें। हर एक टाइप की क्रीम आपको सूट नहीं करती है। मुझे अब कहीं जाके मुझे अब हुआ रियलाइज कि मुझे किस तरह अपने फेस को, अपनी बॉडी को मॉइस्चराइज रखना है। तो आपने एक तो सबसे पहले आपने पानी पीना है और अपने लिए इस तरह का कोई मॉइस्चराइजर लेना है कि देखो बादाम का ऑयल हर एक स्किन के लिए बेहतरीन मॉइस्चराइजर है सर्दी में। हाँ, बिल्कुल। बादाम का तेल आपने करना क्या है, आपने एक 80 ग्राम्स की क्रीम लेनी है। मैं ड्राई स्किन वालों के लिए बता रही हूँ, ठीक है ना। आपने एक 80 ग्राम्स की कोई भी कोल्ड क्रीम लेनी है, मार्केट में जो भी आपको मिल रही है। उसके अंदर आपने 2 पीस इतने काफूर के डालने हैं और 1 बड़ा खाने का चम्मच बादाम का तेल, मीठे बादाम का तेल, ठीक है। ये डाल के अच्छी तरह इस क्रीम को फेंट लो। ये क्रीम आपकी बन गई। आपने पूरी सर्दियां यही क्रीम लगानी है, आपकी स्किन मॉइस्चराइज भी रहेगी और आपका कलर भी खिलेगा। प्लस ये आपके किसी भी किस्म के जो स्किन पे आपके जरासीम आने हैं वो मार देगा या फिर वो आप ये 3 चीजें बस बना के मिक्स करके रख लो। ये मैं अपने सैलून में भी बना के रखती हूँ। मैं इससे फेशियल्स भी करती हूँ और सूदिंग सभी इफेक्ट होते हैं। स्किन आपकी जो ड्राइनेस की तरफ जा रही है, ब्रिंकल्स खत्म होंगे इससे, प्लस आपकी स्किन बेबी स्किन हो जाएगी। बेबी स्किन हो जाएगी जी। आपने ये जो क्रीम बताई है ये लगानी है हुमैरा वाली, और बादाम जो है इसमें बादाम फोकस जो है वो आपने बादाम पे करना है और बाकी इसी तरीके से आपने इसको बनाना है। शाह भाई जरा बताएं। मुरझाई हुई, अभी आपने एक लफ्ज यूज किया स्ट्रेस। टेंशन की वजह से भी कलर जो है वो ढल होता है। और फिर उसके बाद कोई मेकअप भी अप्लाई करो, कुछ मजा नहीं आता, अच्छा नहीं लग रहा होता और ड्राई होता है, पूरी खुश्की बहुत ज्यादा हो रही है, सर पे भी बॉडी पे भी हो रही होती है। यूं करते हैं तो एक लकीर सी बन जाती है व्हाइट कलर की, ठीक है। पूरी बॉडी की ड्राइनेस को खत्म करने के लिए और स्ट्रेस लेवल को भी ख़त्म करने के लिए आपने 1 गिलास दूध लेना है, उसमें 2 कतरे रोगन बादाम शीरी डालना है और आधी चाय वाली चम्मच मगज बिनोला डालना है। मिक्स करके पाउडर बना लेना मगज बिनोला को और आधी चाय वाली चम्मच उसी दूध में मिला लेना है जिसमें आपने 2 कतरे रोगन बादाम डाला है। मिक्स करके 1 टाइम रोजाना पिए। सर से लेके पाँव तक की ड्राइनेस भी खत्म होगी, स्ट्रेस भी खत्म होगा और आप खुद कुछ दिन में देखेंगे खिले खिले नजर आएंगे। अच्छा शाह भाई, एक और चीज़ कि सर्दियों में क्या होता है कि यूजुअली आपने स्किन पे मॉइस्चराइज़र लगा लिया, मॉइस्चराइज़र लगाने के बाद आपको लगता है नहीं ठीक है अभी मेरी हाइड्रेटेड हो गई है स्किन और बेहतर लग रहा है, लेकिन जब आप फेस वॉश करते हैं उसके बाद दोबारा से यानी हर 2-2, 3-3 घंटे बाद ना स्किन ड्राई हो जाती है। तो ऐसा कोई रेमेडी है कि वो थ्रू आउट कम से कम 7 to 8 आवर्स जो हैं, यानी 7-8 घंटे तो कम से कम वो हाइड्रेटेड रहे, क्योंकि कोई भी चीज़ जब आप अप्लाई करते हैं तो वो मिनिमम 3 घंटे 4 घंटे अपना इफेक्ट देती है, उसके बाद फिर वही ड्राइनेस हो जाती है। देखिए मैं डॉक्टर मेरा की बात को थोड़ा सा आगे बढ़ा लूँगा। बहुत अच्छा बताया। आप पानी का टेक ज़्यादा रखें। सही। आप हर 1 घंटे बाद आधा गिलास पानी पी लें। अगर 1 गिलास नहीं पी सकते, हर 1 घंटे बाद, आधे घंटे बाद 1 गिलास क्योंकि विंटर सीजन में लोग कॉफ़ी ज़्यादा पी रहे होते हैं, विंटर में लोग चाय की तरफ ज़्यादा होते हैं या फिर दूसरी चीज़ों की तरफ जो है ना, इसीलिए तो कहा गया है करो। नट्स खाएं। मेरे घर पे कोई नहीं सुनता। अच्छा उनकी भी सुन लें। इसमें ये है कि एक तो पानी का टेक ज़्यादा रखना है, दूसरा ये है कि जो सिट्रिक फ्रूट आए, किन्नू हो गया, माल्टा हुआ,
ग्रेप फ्रूटर हुआ, हाँ। ये चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा करें। आप देखें आपकी स्किन कितनी अच्छी होती जाएगी। और दूसरा ये है कि जैसे आप कहते हैं ना बार बार ड्राई हो जाता है, बार-बार ड्राई हो रही तो है उस पर सिर्फ रोगन बादाम शीरी लगाएं, मीठा बादाम, ओके, मीठे बादाम अच्छा, का तेल सही, आप ये लगाइए, इससे कलर भी साफ होता है कलर और भी साथ में साफ कलर होता है। ढल नहीं होता। आम दूसरे ऑयल लगाने से कलर ढल हो जाता है, सही। इससे कलर ढल नहीं होगा बल्कि और अच्छा अच्छा, हो जाएगा, बहुत सारे soft मॉइस्चराइजर skin हो बहुत जाएगी। सारे मॉइस्चराइजर लगाने से आपकी स्किन अच्छी हो जाती है, आपको लगता है हाइड्रेटेड है, आपको थोड़ा सा ऐसे फील होता है कि फ्रेश भी लग रही है, लेकिन वो मॉइस्चराइजर या वो रेमेडीज ना स्किन को काला भी कर रही होती है। और आमतौर जो पे आपने करी देखा होती होगा है, ना हाँ। लोशन लगाते हैं हाँ, बाद लोग, हाँ। मुख्तलिफ किस्म के क्रीम्स लगाते हैं। सही। आप जब भी लोशन कोई भी लगाएं हाँ। उसमें थोड़ा सा पानी मिला लिया करें, अच्छा, फिर आप लगाएं, फिर वो लगाएं। लॉन्ग स्टे रहेगा। सही। अच्छा जी बताएं क्यों हो अच्छा, जाती मैं है क्यों skin हो जाती काली? है इसलिए हाँ। कह रही हूँ कि सर्दियों में भी की धूप भी बड़ी तेज होती है। अच्छा। हम इस तरह के मॉइस्चराइजर लगा के या क्रीम्स लगा के कभी भी सूरज की रोशनी में ना निकले। ये रात की जो क्रीम लो मैंने भाई, बनाई मॉइस्चराइजर बताई है, लगा के लोग तो पूरी शॉपिंग पे निकले हुए होते हैं कि नहीं, सर्दियों की धूप तो आपने कुछ नहीं होता, सर्दियों की धूप में मैं आपको बता रही हाँ। हूँ प्रोटेक्शन बनाइए। आपने ग्रीन टी का कावा बना लेना है। हाँ। ये मैं होम मेड सन ब्लॉक आपको बता रही हूँ। अच्छा। आपने 1 कप पानी लेना है, 1 चम्मच ग्रीन टी डालिए उसमें, हाँ। या 1 टी बैग डालिए, इसको अच्छी तरह पका लें, जोश आने के बाद इसे छान लीजिए। हाँ। इसमें आधा लेमन स्क्वीज कीजिए और थोड़ा सा रोज वाटर। ओके। ये आपका होम मेड सन ब्लॉक रेडी हो गया। अब Great. जब आप बाहर निकलेंगे तो आपने यही सन ब्लॉक, और चाहें तो आप सर्दियों में इसमें एक विटामिन ई का कैप्सूल भी ऐड कर सकते हैं। अच्छी तरह हिला के आपने फेस पे लगाया, इसको आपने फिर साफ नहीं करना, ड्राई होने देना है और आप निकल जाएं बाहर। आप यूवी रेज में निकलें, आप सर्दियों की धूप में निकलें तो आपका रंग काला नहीं होगा और प्रोटेक्शन भी रहेगी उस धूप से। प्रोटेक्शन अच्छा, भी रहेगी। स्किन आपने देखा ना ऐसे लकीरें बन हाँ जाती हैं। हाँ, बिल्कुल लाइंस आ जाती हैं वो, बिल्कुल जी, फाइन। उसको खत्म करने के लिए आपने मोम देसी लेना है। अच्छा मोम देसी शेद के छत्ते का मोम है, अच्छा। वो एक 50 ग्राम ले लें। 50 ग्राम पेट्रोलियम जेली ले लें। मोम को थोड़ा सा गर्म कर लें, जब वो पतला हो जाए ना घी की तरह, हाँ। तो उसे फौरी तौर पे उसमें पेट्रोलियम जेली मिला लें और 2 चम्मच कैस्टर ऑयल मिला लें। अच्छा। ये एक बेहतरीन आपको मॉइस्चराइजर बनेगा जो चेहरे पे भी लगा सकते हैं हाँ। और एड़ियाँ जो फट जाती हैं उन पे भी लगा लिया करें। सही। आप 5-7 दिनों में देखिएगा ऐसे हो जाएंगे जैसे कभी एड़ियाँ फटी ही नहीं थी। सही। चले जी, बहुत शुक्रिया शाह भाई हमारे शो पर आए, बहुत शुक्रिया मेरा हमारे शो पर आई, और आज वाकई में हमने बहुत सारी रेमेडीज़ जो हैं वो आपके साथ में शेयर किए हैं। तो ज़रूर इसका फीडबैक दीजिएगा हमारी सोशल साइट पर। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखना मत भूलिए। कीप वॉचिंग सीरियस 10।